अच्छा, आपको याद है कि मतलब 2.5 साल के थे जब ही पता था आपको डॉक्टर बनना है, और आपको याद भी है? ये पेन इतना तेज था ना, तो याद तो रहना ही था। जो एफएमसी में जाना चाहते हैं, ये बात ध्यान से सुनना। सर तो 11,000 मिलते हैं, उसमें आप अपनी बुक्स खरीद सकते हो, ओके। स्टेशनरी खरीद सकते हो, ओके। हेयर कट कराने के भी आपको पैसे मिलते हैं, कपड़े धोने के अच्छा, भी पैसे। ऐसा तो नहीं है आर्मी मेडिकल कॉलेज तो हेयर कट अपने हिसाब से करेंगे? सर देखो ऐसे रहता है, वहाँ पे आपको आर्मी की रैंक्स वगैरह भी मिलती है क्या? सर रैंक मिलती है वहाँ पे वो भी है क्या? कुछ बच्चों का होता है ना कि जैसे आर्मी में तो चलो जाते ही पैग वैग लगाने का है, ऐसा? सर ऐसा अभी बच्चों में तो नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मेनली एएफएमसी के लिए देख रहे हैं, तो कोई एक दो बातें और ऐसी बताओ यार, जो इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिससे बच्चे एएफएमसी के लिए मोटिवेट हो। सर एएफएमसी में आने के बाद आपको राइफल दी जाएगी, राइफल चलाना सिखाया जाएगा आपको, राइफल कैसी। फर्स्ट ईयर में ही सिखा दिया? फर्स्ट ईयर में हमें सिखा दिया सर, राइफल कैसी होती है, कहाँ से खुलती है, कहाँ से गोलियां डलती है। मैं एएफएमसी में जा सकता हूँ तो? सी गाइस 618 मार्क्स थी मेरे टाइम में कट ऑफ। जो सेकंड टेस्ट है साइकोलॉजी टेस्ट, हाँ, इसके बारे में। सर साइकोलॉजी के कैसे रहता है कि हर साल डिफरेंट रहता है। जैसे एक हमारे टाइम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। तो उसके मार्क्स नहीं होते हैं, पर आपको सिर्फ ऐसे टिक टिक करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। हाँ। तो इस बार शायद कंप्यूटर बेस्ड होगा। हाँ। अंदर सोच के जाना कि बस हाँ मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका मैं आंसर देके, जैसे बात करें अपन लोग, इंटरव्यू ले रहे हो सर आप। हाँ। तो वैसे बात करके आ जाना उन लोग से। एएफएमसी में अगर अंदर आ जाओगे ना, हाँ। तो सर अंदर का माहौल काफी अलग है। हाँ। काफी एंजॉय करोगे आप लाइफ को, ऐसे पार्टी वार्टीज होते हैं, मैं आऊंगा देखने। हाँ सर, देखो आपको मैं एंट्री दिलाऊंगा सर। क्या ओनली बायो की एनसीईआरटी पढ़ के बच्चा नीट क्वालिफाई, नीट में बायो में अच्छा स्कोर कर सकता है? सर एनसीईआरटी पढ़ के आप 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हो। जैसे टेस्ट सीरीज में बाहर से क्वेश्चन आया, हाँ, तो उसको छोड़ दें? सर जैसे मैंने ये गलती की थी जिसमें मेरे बायो में 330 मार्क्स आ पाए थे। केमिस्ट्री के लिए मेनली करता था मैं, फिजिक्स के लिए तो ये नहीं करता था। केमिस्ट्री के लिए एक अलग से कॉपी बनाता था, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी रिएक्शंस होती हैं जो आप गलती याद करते भी हो, करनी पड़ती है और हाँ, बार बार रिवाइज करनी वही पड़ती है। सेम गलती पेपर में रिपीट होती थी मेरे से, तो मैं उस डायरी में लिखता था उसको। सर तो मिस्टेक 50 60 70 हो जाती थी। जैसे एक 11th की 50 60, 12th की भी 50 60, तो सर वो 100 मिस्टेक्स रहती थी। अगर वो रिवाइज कर लिया आपने तो नीट में सर अपने आप वो गलती होगी नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की वीडियो में हमारे साथ हैं बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट मिस्टर अंकित रेडू, और साथ में हैं उनकी मदर। मिस्टर अंकित रेडू प्रेजेंट टाइम पे एएफएमसी पुणे में एमबीबीएस में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो कि हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एएफएमसी से एमबीबीएस की पढ़ाई करे। इवन हर पेरेंट्स का भी यही सपना है कि उनका बच्चा एएफएमसी जैसे अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके हमारे देश की सेवा करे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अंकित रेडू ने हरियाणा में हिसार के एक छोटे से गांव बालक से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करके एएफएमसी पुणे तक के सफर को तय किया, और इस सफर में उन्हें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे टैकल किया, उनका डेली का टाइम टेबल क्या होता था, वो डेली कितने आवर स्टडी करते थे, रिवीजन कैसे करते थे, वो टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इस जर्नी में उन्होंने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एएफएमसी का लाइफस्टाइल कैसा है, कैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज में एएफएमसी अदर मेडिकल कॉलेज से अच्छा है, और हम यहाँ पे उनके मदर से ये भी जानेंगे कि एक बच्चे की पढ़ाई में पेरेंट्स का क्या रोल होता है, उन्होंने कैसे अपने बच्चे को नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए कंटिन्यूसली मोटिवेट किया, वो कैसे उसकी हेल्प करते थे, ताकि जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने बच्चे की हेल्प कर सके और उनका बच्चा भी फ्यूचर में इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अंकित आपसे स्टार्ट करें या आपकी मदर से स्टार्ट किया जाए? मम्मी से स्टार्ट करो। मम्मी से स्टार्ट करें, आप क्यों नहीं? मम्मी माहिर है हमारी। अच्छा, मम्मी माहिर है, तो इनकी मम्मी माहिर है बोलने में, उसका रीजन जान लेते हैं सबसे पहले। मम्मी माहिर क्यों है? मम्मी हमेशा मुझे, जब भी मैं तैयारी करता था नीट की, हमेशा कुछ ना कुछ नया बताते रहती थी, थॉट्स वगैरह बताते रहती थी, मोटिवेट करती थी। लेक्चर तो नहीं देती थी मम्मी, ऐसे घर पे बात करते शाम को पढ़ाई करने के बाद जब बाहर रहते थे, तो मम्मी कुछ ना कुछ ज्ञान देती ही रहती थी कि ऐसे होता है, वैसे होता है बेटा, ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ऐसे करो, वैसे बन जाओगे। तो अच्छा। अच्छे से पढ़ाती थी मम्मी, ऐसे ओके। इमोशनल ज्ञान देती थी मम्मी। अच्छा, मम्मी इमोशनल ज्ञान देती थी। क्या ये सीक्रेट तो नहीं है इमोशनल ज्ञान आपकी सक्सेस का? कहीं ना कहीं ये भी सीक्रेट है। अच्छा, इसको मान सकते हैं हम। ओके, चलो ये तो आगे जैसे ही हमारी बातें आगे होगी तो खुल के सामने आ ही जाएगा मम्मी का क्या रोल रहा है। तो सबसे पहले हम मम्मी से ही स्टार्ट कर रहे हैं।
मैम आपका नेम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? सर मेरा नेम अनीता रेड्डू है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके मैम, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि अंकित ने 11th क्लास में आकर के मेडिकल फील्ड चूज किया, ना नॉन मेडिकल, ना कॉमर्स, ना आर्ट्स, ना अदर फील्ड, ओनली मेडिकल फील्ड ही क्यों चूज किया? इसमें आपका कितना रोल है और अंकित का कितना रोल है? जहाँ तक मेरे रोल की बात है, मैं तो अंकित को जब छोटा सा था ना एक डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर बेनीवाल। तो जब उनने इनका इलाज किया तो इनको हुआ पेन, तो पेन में चिल्लाया और चिल्लाने के बाद जैसे ही चुप हुआ तो डॉक्टर को कहने लगा, डॉक्टर साहब पता है मेरे को कितना पेन हुआ है, जब मैं डॉक्टर बनूंगा और आपको जब इतना पेन करूंगा ना तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। अच्छा, मतलब बचपन में ही ये था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और आपको देख लूंगा। हाँ क्या ये सही बात है? हाँ, ऐसा पेन तो हुआ था मेरे साथ। अच्छा, आपको याद है कि मतलब 2.5 साल के थे जब ही पता था आपको डॉक्टर बनना है, और आपको याद भी है? ये पेन इतना तेज था ना, तो याद तो रहना ही था, पर अच्छा। ऐसे कोई बदले की भावना नहीं है अब। मतलब अभी अगर आपको मौका मिले, सेम डॉक्टर मिले, अब तो उनकी उम्र ज्यादा हो गई होगी, अगर वो सेम डॉक्टर मिले और मौका मिले तो आप उनको पेन करोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल पेन नहीं करेंगे, वो तो छोटे बच्चे का दिमाग वैसा ही होता है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मैम, इसके अलावा जैसे आपने ये बताया कि ये तो एक छोटा सा बच्चा तब का इंसिडेंट है, फिर इस जैसे 2.5 साल का, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम पूछते हैं क्या बनेगा, वो बोल देगा मैं आर्मी पर्सन बनूंगा, या मैं पुलिस में जाऊंगा, या मैं लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जो मेन आता है, वो मेन जो पता चलता है कि बच्चे का फील्ड कौन सा चूज करना है, पेरेंट्स को भी वो बाद में पता चलता है। बाद में जब इंटरमीडिएट एज आई तो उस टाइम क्या मेन रीजन क्या रहा? मेन रीजन इसका पहले तो हमने इसको यही बताते रहे, दूसरा रीजन इसके फादर का रहा कि इसके फादर भी मेडिकल के स्टूडेंट थे लेकिन एक डॉक्टर नहीं बन पाए। ओके, तो अभी इनके फादर क्या काम करते हैं? अब इनके फादर साइंस टीचर हैं। ओके, फादर भी टीचर है और मदर भी टीचर है, दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं? दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं ओके, सर। ओके। तो फिर हम एक दूसरे से बात करते हैं, मैंने कहा आप तो डॉक्टर नहीं बन पाए, जी। कम से कम आप अपने बेटे को डॉक्टर बना देंगे, आपका भी सपना पूरा हो जाएगा, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा और Very देश के भी काम आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, क्या अंकित आप मानते हो कि जो आपके फादर का ड्रीम था कि उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, एमबीबीएस करना, लेकिन वो नहीं कर पाए, वो साइंस लाइन में गए और टीचर बने, तो क्या आप मानते हैं कि ये भी एक पॉइंट था आपके इस मेडिकल फील्ड में आने का? ये ऐसा मतलब डेफिनेटिव पॉइंट नहीं था, पर ऐसे पॉइंट्स ऐड होते गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था कि उस जर्नी में जिसमें मेरे को जाना था मेडिकल फील्ड में। बाकी पढ़ना था, मेरे को पढ़ने का शौक था थोड़ा, तो उसमें लॉयर या फिर डॉक्टर बन सकते थे, तो मैंने डॉक्टर बनना ज़्यादा प्रेफर किया क्योंकि उसके अंदर काफ़ी लोगों से मिलते हो आप अपनी लाइफ में और पॉजिटिवली मिल पाते हो, और पापा का तो था ही। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप पूरी उम्र आपको पढ़ाई करनी है, रेपुटेशन भी आपको मिलेगी और सेवा करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, जो पॉइंट अभी मुझे यहाँ पे मिला कि इनके पापा का सपना था मेडिकल फील्ड में जाने का, देश की सेवा करने का, वो खुद नहीं कर पाए, लेकिन आज उनका जो ड्रीम है उसको पूरा कर रहे हैं अंकित रेड्डू, अपने पापा की ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जैसे आपकी एज में जो रहते हैं, तो वो पेरेंट्स या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण या रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, फिर वो चाहते कि उनके बच्चे उनका ड्रीम को पूरा करें। तो जब एक बच्चा भी अपने पापा की ड्रीम को पूरा करता है तो मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हमारा ही ड्रीम पूरा हो रहा है। और मम्मी पापा हो या टीचर हो, हम ये 3 लोग ऐसे हैं जो हमेशा ही चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे जाए। टीचर भी ये चाहता है कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, कि वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल बने। ऐसा ही पेरेंट्स के केस में है। तो जो बच्चे अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा करना चाहते हैं, जिनके मम्मी पापा डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वो भी अंकित रेड्डू की तरह एक मोटिवेशन अंकित रेड्डू की तरह एक अच्छे से मेहनत करके अच्छे डॉक्टर बन के अपने मम्मी पापा के सपने को पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा आपसे है कि जैसे बच्चा घर पे पढ़ाई करता है या बाहर भी पढ़ाई करता है, तो जब पढ़ता है तो घर के काम भी होते हैं, तो क्या कभी आपने अंकित के ऊपर कभी कोई ऐसा प्रेशर रखा है कि आपको नहीं, अभी पहले ये काम करो फिर पढ़ाई करना है? नहीं, कभी प्रेशर तो नहीं रहा लेकिन घर के काम में हाथ जरूर बटा देता था। जैसे आप दोनों टीचर हैं, खेती वगैरह तो करते नहीं खेती होंगे? वगैरह तो हम करते नहीं हैं, बाकी के घर के काम में जैसे सब्जी वगैरह लेकर के आनी हो, दूध लेकर के आना हो, मार्केट का कोई काम है तो उसमें कभी मना नहीं करता था। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है
कि अभी तो अंकित एएफएमसी में है, जो कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। क्या अंकित स्टार्टिंग से ही इंटेलिजेंट था या ओनली इसने 11th-12th में अच्छे से मेहनत की है? नहीं सर, अंकित स्टार्टिंग से इंटेलिजेंट था। मतलब स्टार्टिंग में अपने स्कूल टाइम पे ही अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम, 10th क्लास तक इसने कहाँ से पढ़ाई की? इसने हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट से पढ़ाई की। हिसार से पढ़ाई की है, गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल से। ओके मैम, 10th तक इसने हिसार से पढ़ाई की, फिर इसके बाद 11th-12th में इसने कोचिंग की या स्कूल के साथ क्वालिफाई किया है? नहीं, इसने कोचिंग ली। कोचिंग कहाँ से किया मैम? कोचिंग इसने कोटा एलन से ली। कोटा एलन से करी। ओके, कौन से ईयर में आप यहाँ पे आए थे? हम 2019 में आए ओके यहाँ पे। और लेकिन मैं बताती हूँ, एलन में तो हमने कोचिंग जरूर ली, जी हाँ। लेकिन जैसे ही हम एलन कोटा में जा रहे थे कोचिंग के लिए, ओके तो रास्ते में बीवाइज क्लासेज में हमने नैन सर, जैसे आपका नाम अच्छे से पढ़ा, हम आपसे मिले भी। हाँ हाँ याद है मुझे। तो आपने जैसे थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, जैसे आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हो, हाँ तो आपने केमिस्ट्री का ही 1-2 क्वेश्चन पूछा था इससे। बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझे। तो इसने उसका जवाब दिया, तो आपने तो है ना उसी समय ही डिक्लेयर कर दिया था कि देखो बहुत अच्छा बच्चा है। मैम, मुझे याद है, मैं एग्जैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ मैंने क्या बोला। जब अंकित स्टार्टिंग में मेरे से मिला था ना, तो थोड़ी देर हमने बातें की और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये बच्चा टॉप 100 का है, मतलब टॉप 100 में रैंक लाएगा। और उस टाइम मैंने ओनली केमिस्ट्री एक क्वेश्चन से नहीं बोला था, मैंने देखा कि इस बच्चे में कैरेक्टर्स हैं। जैसे बिल्कुल साइलेंट था, मेरी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और जितना बोलना है उतने ही बोलने की कोशिश कर रहा था, मतलब उससे फालतू नहीं बोल रहा था। मतलब जो एक डॉक्टर के कैरेक्टर होते हैं ना, वो सारे इसमें मुझे नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने उस दिन आपको बोला था कि टॉप 100 में आएगा। और अगर आपको याद हो, मैंने 11th क्लास में, जब आप 11th क्लास में आए थे एक बार, इससे आप मेरे से मिले थे, उस टाइम मैंने ये बोला था, ये जीके की बुक भी लेके गए थे आप मेरे से, मैंने बोला था कि ये बच्चा एम्स दिल्ली में जाएगा, याद है आपको? लेकिन उसी साल 2019 में ही एम्स को कैंसिल कर दिया गया था, एम्स का एग्जाम बंद हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था ये अभी भी अच्छे कॉलेज में जाएगा, तो आज अच्छे कॉलेज में है। देखो मैम, ऐसा है जो बच्चे हैं ना, कैरेक्टर दिख जाते हैं, और आज तक ऑलमोस्ट 95% से ज्यादा जितने बच्चों को मैंने बोला ना कि ये टॉप कॉलेज में जाएगा, वो गए हैं, मैक्सिमम गए हैं। तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि हम देख लेते हैं बच्चे में कैरेक्टर क्या, तो वो अंकित में सब थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ये है आपसे, जैसे कई बार ऐसा भी होगा, जैसे कोचिंग से पढ़ाई की, कोचिंग में ना कंपैरिजन ज्यादा होता है, जैसे टेस्ट होते हैं यहाँ पे, है ना, टेस्ट में मार्क्स कभी कम भी आते हैं कभी ज्यादा भी आते हैं, तो अंकित के भी कम आए होंगे। तो जब कम मार्क्स आए थे तो आपने कभी तो कम आए ही होंगे, आए होंगे कब? हाँ, एक बार कम आए थे, 550 आ गए थे मेरे 600। ओके, 600 से नीचे आए, पहले वैसे 600 से ऊपर ही रहता था। हमेशा ऊपर रहते हैं। तो मैम जब इसके कम मार्क्स आए तो मायूस तो ये भी हुआ होगा, तो उस टाइम आपने इसको कैसे मोटिवेट किया? मायूस हुआ तो इनके नंबर है ना मेरे पास सभी आते थे, तो मैंने कहा बेटा मायूस होने की क्या जरूरत है, सभी बच्चों के कम मार्क्स हैं। जब हम मतलब टेस्ट टफ था? टेस्ट टफ था। ओके तो उसमें फिजिक्स टफ थी। ओके पूरे टेस्ट में तो सभी बच्चों के कम थे, तो आपके भी कम है, लेकिन कभी कम आते ही नहीं। अच्छा है तो और भी अच्छे आएंगे बेटा, लगे रहो, चिंता की क्या बात है, चिंता मत करो। अच्छा मैम, यहाँ पे ना मेन क्वेश्चन मेरा ये है, कई बार है ना पेरेंट्स क्या करते हैं, कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कंपैरिजन में बच्चा कि देखो आपका जो साथी है वो ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रहा है ना, आप कब करोगे? तो क्या कभी आपने अंकित का किसी से कंपैरिजन किया है, स्कूल टाइम में, कोचिंग टाइम में, या आज प्रेजेंट टाइम पे भी क्या आप कंपैरिजन करते हैं? सर एक पेरेंट्स होने के नाते कंपैरिजन मैंने कभी नहीं किया। Okay. और कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए। नंबरों से बच्चे का कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। Okay. हमें बच्चे के गुणों को पता है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है, केवल उसको मोटिवेट ही करना चाहिए। तो जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा। देखो पहले एक इंटरव्यू किया था मैंने सीवी कंसल का, और आज हम कर रहे हैं अंकित रेडू का। दोनों के पेरेंट्स ने कॉमन बात हमें बताई कि कभी भी हमने हमारे बच्चे का कंपैरिजन नहीं किया कि उसके मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, हमने हमेशा उसको मोटिवेट किया है। तो प्लीज़ आप भी बच्चे को टेस्ट में कम मार्क्स आने पे डिमोरलाइज ना करें, बल्कि आप उसको मोटिवेट करें, बेटा नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप मिस्टेक को एनालिसिस करो, आप और इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैम अगर आपको लगता है कि कोई रोल ऐसा आपका जो रहा हो, क्योंकि अंकित ने तो आपने जैसा
बताया कि कोटा में रह करके पढ़ाई की है, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे, तो आप कभी इसको मोटिवेट करते थे फ़ोन पे या करके मिल करके? तो ऐसा कुछ आपको अगर याद हो? सर फ़ोन पे तो लगभग मैं डेली 10 मिनट 15 मिनट शाम को डेली बात करके मोटिवेट तो करते ही थे। ओके। और कभी कभार आ जाते थे कोटा में। और मैं तो आपका भी ज़्यादा मोटिवेशन में सबसे अहम रोल मानती हूँ, क्योंकि आप भी समय दर समय यहाँ पर इसको संभालते थे पीजी में और इसको मोटिवेट कर देते थे। साथ में ये आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह जी। लेकर के आपको पता चलता है कहाँ चल रहा है बच्चा। देखो मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो वैसे भी एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ओनली केमिस्ट्री, मेरा इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। हम हर बच्चे को इक्वल लेके चलते हैं। मैंने अंकित को भी बराबर मोटिवेट किया, अदर स्टूडेंट्स को भी, और बराबर सबको केमिस्ट्री पढ़ाया है। मेन रोल जो है वो स्टूडेंट का है। सबसे पहला रोल है स्टूडेंट का खुद का हार्डवर्क, खुद का मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। दूसरा है पेरेंट्स का। पहला रोल आता है बच्चे का और दूसरा पेरेंट्स का। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप खुद मानते हैं कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप में डेडिकेशन है, तो आप कर सकते हैं। फिर सेकंड रोल आता है पेरेंट्स का, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप भी बच्चे को कंटिन्यूअसली मोटिवेट करें, ना कि इस कंपटीशन के माहौल में अपने बच्चे को डिमोरलाइज करें। अच्छा भाई अंकित, अब आपसे क्वेश्चन करेंगे। ऑलमोस्ट आपके तो हो गए, अगर आपका कोई और सजेशन हो पेरेंट्स के लिए? नहीं नहीं, मैं पेरेंट्स के लिए कोई सजेशन नहीं, केवल मोटिवेशन ही है। कि बच्चों को मोटिवेट करते रहे, कभी भी डिमोरलाइज ना करें। कभी भी डिमोरलाइज ना करें। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे अंकित के साथ। तो हाँ भाई अंकित, अब सारे सवाल जवाब आपसे होंगे। देखो सबसे पहले तो ना मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरे स्टूडेंट भी रहे हो और एएफएमसी में हो। सबसे बड़ी बात है आर्मी मेडिकल कॉलेज में हो, क्योंकि मेरा खुद का सपना था कि या तो मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर नहीं तो मैं आर्मी में जाऊं। ना तो मैं डॉक्टर बन पाया, ना आर्मी में गया, लेकिन आज मैं टीचर हूं और आज मेरे स्टूडेंट्स एएफएमसी में जा रहे हैं, तो बहुत खुशी है और मुझे आप पे प्राउड भी है। थैंक यू सर। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन आपसे सारे पूछेंगे कि आपने कैसे पढ़ाई की, जो भी आपने मेहनत की, सारी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे जानना चाहते हैं एएफएमसी के लाइफस्टाइल से। आपको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है कि एएफएमसी का लाइफस्टाइल कैसा है, और उससे भी पहले आपको ये बताना है कि आपने एएफएमसी ही क्यों चूज किया। किसी ने आपको गाइड किया था या खुद का आपका ड्रीम था एएफएमसी में जाना? सबसे पहले ये बताओ, फिर आपको लाइफस्टाइल के बारे में डिटेल में बताना है। सर एएफएमसी में जाने का ऐसे ड्रीम नहीं था जैसे बचपन से कुछ लोग को होता है, पर ऐसे मेरे को चूज करना था कुछ कॉलेजेस के बीच में। जैसे डॉक्टर बीएसए मिला था मुझे और एएफएमसी मिला था। ओके। तो फिर मैंने एएफएमसी के बारे में थोड़ा वेबसाइट जो एएफएमसी की उस पर देखा, ढूंढा। ओके। तो फिर उसके बाद में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है मेडिकल फील्ड का, वो सबके बारे में पता चला। तो काफी अच्छा था काफी कॉलेजेस के कंपैरिजन में जो मुझे मिल रहे थे। तो उसके बाद मैंने चूज किया कि एएफएमसी चूज करता हूँ, मैं एएफएमसी में जाता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ, एक तो आपकी रैंक क्या थी, आपका स्कोर क्या था? सर मेरा स्कोर था 647 नीट 647 नीट 2020 2020। वेरी और गुड। मेरी रैंक थी 4447। 4447, यानी 4447 रैंक पे भी एएफएमसी मिल जाता है? हाँ सर। ओके। अच्छा, कट ऑफ पे बाद में जाएंगे, लेकिन जो आप बात बोल रहे थे वो कंटिन्यू करो। हाँ तो सर मतलब एएफएमसी में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, काफ़ी कॉलेजेस में नहीं होता है, चुनिंदा कॉलेजेस है इंडिया के जिसमें मिलता है। ओके। तो एएफएमसी में एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 2 या 3 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिलते हैं, तो उससे अच्छा, स्टडी मतलब ओनली एएफएमसी में ही है? एक दो कॉलेज जैसे एम्स दिल्ली है वहाँ पे अच्छा, मिल जाएगा। एएफएमसी उनमें से एक है? उनमें से एक है सर। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बता रहे थे? हाँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है कि पर्टिकुलर जैसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं मेडिसिन की लाइन में, जैसे मेडिसिन एनाटमी, तो वैसे उनके लिए अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। जैसे कैडेवर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए। ओके। तो जितने कम बच्चे एक कैडेवर पे रहेंगे उतने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। तो सर एएफएमसी में 6 या 7 लोग को एक कैडेवर मिलता है, तो उससे काफ़ी अच्छी स्टडी हो पाती है। ओके ओके। अच्छा, वहाँ पे जैसे अब ये तो आपने मेडिकल की बातें की। हाँ। इसके अलावा जैसे मैंने जो देखा है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स एमएएमसी में भी पढ़ते हैं, वीएमएमसी में भी पढ़ते हैं, यूजीएमएस में भी है। जैसे अगर बात करें एमएएमसी की, एमएएमसी इंडिया के टॉप 5 कॉलेज में है। तो एमएएमसी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज इतना नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा वर्कलोड है स्टूडेंट्स के ऊपर मेडिकल को लेकर के। मतलब वहाँ पे है ना, स्टूडेंट्स को ओपीडी में जाना पड़ता है, लैब अटेंड करनी पड़ती है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है। क्या एएफएमसी में भी ऐसा है या अदर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जाता है? सर जो और मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल की पढ़ाई होती है वो तो सेम है एएफएमसी में, पर ऐसा रहता है कि वो शेड्यूल को हेक्टिक नहीं बनने देते, जो मेडिकल फील्ड में बन जाता है काफ़ी टाइम बाद। जैसे कि आप हर बार पढ़ रहे हो, जा रहे हो दिन रात। पर वहाँ पे ऐसा है कि कुछ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है,
तो इन Okay. सब पे भी फोकस किया जाता है। तो अच्छा, आपके स्पोर्ट्स में भी अच्छा हाँ, फोकस है। हाँ स्पोर्ट्स Okay. में काफी, जैसे हॉबीज क्लब होता है, कुछ लोग को आर्ट करने का शौक होता है, गाने का शौक होता है, हाँ, तो डांसिंग है, डांसिंग है। सिंगिंग है। तो सर ये सब एक्टिविटीज एएफएमसी आपको प्रोवाइड करता है कि आप करो, इसमें आगे बढ़ो। ऐसे कंपटीशन भी होते हैं स्पोर्ट्स के, जैसे मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स के कंपटीशन। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मेडिकल है, मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे आपको ओनली पढ़ना ही पढ़ना है, हाँ, ओनली ओपीडी जाना है, ऐसा नहीं है। मतलब नहीं, नहीं, वहाँ पे अदर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ सर। अच्छा, आपकी कोई हॉबी जो, या आपका कोई वहाँ पे जो शेड्यूल क्या रहता है, मतलब आपकी कोई हॉबी होगी जैसे खेलना है या सिंगिंग डांसिंग ऐसा कुछ? सर जैसे मेरी हॉबी है, अभी मैं वहाँ पे काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं, वैसे मैं ड्रामेटिक्स क्लब में हूँ उधर एएफएमसी Okay. में, ड्रामेटिक्स क्लब में मैं हूँ। ओके। और वॉलीबॉल क्लब है उधर, वॉलीबॉल भी खेलना मुझे थोड़ा पसंद है, तो Okay, वॉलीबॉल very भी good. खेलता हूँ सर मैं। Okay. और फ्री टाइम में जैसे सुबह सुबह वहाँ पे साइकिलिंग होती है, ऐसे कॉलेज साइकिल प्रोवाइड करता है, फिर आप घूम के आते हो साइकिल पे बाहर, तो Okay. साइकिलिंग में भी हूँ सर मैं। यार, आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, मैं तो देखो इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज से भी अच्छा है। मतलब एक मेडिकल कॉलेज में मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे पता चला आपसे, क्योंकि आप मेरे फर्स्ट स्टूडेंट थे जो एएफएमसी में गए, तो आपसे ही मुझे पता चला कि यार वहाँ पे इतना अच्छा अदर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस किया जाता है। हाँ सर। हमारे कॉलेज में भी इतना अच्छा नहीं था जितना जैसे आप बता रहे हो, साइकिलिंग है वहाँ पे, अदर ग्रुप्स भी बने हुए हैं, जैसे ड्रामेटिक का बता रहे हो आप, वॉलीबॉल है, साइकिलिंग, ये सब, यह तो बहुत अच्छा है यार। हाँ सर, ये सब मामलों में तो अच्छा है। तो कोड आप बच्चों को क्या गाइड करोगे, अगर कोई बच्चा एफएमसी को चूज करना चाहे उसके लिए आप क्या क्या बताएंगे? मतलब वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी, मतलब अदर मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में एक बार आप उसको सम अप करो। सर देखो, अगर एएफएमसी में कोई स्टूडेंट आता है तो उसे हाँ। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती। जैसे पहली फैसिलिटी है, जैसे आपको घर पे जाने के लिए वैकेशंस मिलती है, हाँ। तो ट्रैवल करना पड़ता है आपको खुद के पैसे लगा के, पर अच्छा। यहाँ पे मिलता है 3rd टायर की एसी टिकट। ओ, हाँ 3 सर। टियर एसी टिकट। हाँ सर। देखो, अगर आप है ना, जैसे एम्स, आई थिंक एम्स दिल्ली में भी ऐसा नहीं है। नहीं सर। आप एम्स दिल्ली में पढ़ते हो, एमएमसी में पढ़ते हो, वहाँ पे ना जब आप घर पे आओगे वैकेशंस में, तो आपको ना खुद के पैसे से टिकट लेना पड़ेगा, यानी वो आपका खुद का खर्च है। लेकिन एएफएमसी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे एक बार फीस जमा करने के बाद आपको आने जाने का खर्च भी मेडिकल एएफएमसी ही देगा। हाँ और सर। सबसे खास बात क्या है बताया आपने? सर वहाँ पे 3 टियर, हाँ 3rd टायर एसी मिलता है सर। 3 टियर एसी टिकट मिलेगा आपको आने जाने का। जैसे आप पुणे से हिसार आते हो, हाँ तो सर। 3 टियर एसी का टिकट मिलता हाँ है। सर। वेरी गुड यार, आपके तो मौज है। हाँ। अच्छा, एक बार ये बताओ, फीस कितना सबमिट किया था? सर सबसे पहले जब एंट्री होते हैं हम लोग की, जब 83,000 डिपॉजिट करना पड़ता है हम लोग को। उसके हाँ। बाद इलेक्ट्रिसिटी या किसी चीज़ के चार्जेस नहीं लगते। जो यूनिवर्सिटी होते हैं जिसके अंडर एएफएमसी आता है, बस जब उसके एग्जाम होते हैं उसकी फीस लगती है और मेस के थोड़े वो चार्जेस। कितना रहता है लगभग? सर वो हर साल में एक बार होता है, तो 4,000 रुपये लगते हैं सर उसके। मतलब एक बार में 83,000 आपने डिपॉजिट कर हाँ दिया, सर। उसके बाद मैक्सिमम 4,000 5,000 आपका खर्च आएगा। हाँ। उसके अलावा आपका जैसे आने जाने का खर्च एएफएमसी दे रहे हाँ हैं, सर। रहने का, बुक्स का, बुक्स का, हाँ सर, बुक्स का भी एएफएमसी देता हाँ है, सर। और रहने का वहाँ पे वो भी ऑलमोस्ट एएफएमसी का ही है। हाँ सर। और मुझे जो याद आ रहा है, आपकी मम्मी बता रही थी मुझे एक दिन, शायद आपको कुछ मंथली एएफएमसी की तरफ से पैसे भी मिलते हैं, हाँ कुछ 10,000 12,000। सर ऐसे रहता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में जब आप जाते हो तो आपको 11,000 रुपये देता है एएफएमसी, जिसमें आप सुन रहे हो? ध्यान से सुनना बेटा, जो एएफएमसी में जाना चाहते हैं ये बात ध्यान से सुनना। सर तो 11,000 मिलते हैं, उसमें आप अपनी बुक्स खरीद सकते हो, Okay. स्टेशनरी खरीद सकते हो, हेयर कट कराने के भी आपको पैसे मिलते हैं, कपड़े धोने के अच्छा, भी पैसे। ऐसा तो नहीं है आर्मी मेडिकल कॉलेज तो हेयर कट अपने हिसाब से करेंगे? सर देखो ऐसे रहता है, मेरे बाल देख लो सर अभी। नहीं, क्योंकि मजाक करते ना, ऐसे आर्मी में जाओगे तो सबकी एक जैसी कटिंग होगी, ऐसा तो कुछ अरे नहीं है नहीं ना? नहीं सर, ऐसे रहता है कि नया नया बच्चा आएगा, उसको हाँ। थोड़ा ढालने के लिए, कॉलेज आर्मी के लाइफस्टाइल में ढालने के लिए 1-2 महीने के लिए कटाते हैं, छोटे छोटे बाल कराते हैं। अब Okay. जैसे मैं सेकंड ईयर में हो गया हूँ सर, हाँ। तो अब मेरे पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ऐसे छोटे बाल कराने, देखो बड़े ही बाल है। अच्छा, मतलब बाहर से स्टाइल स्पाइक वगैरह आप रख सकते हो, है ना? हाँ पर सर वो ऐसे अच्छा नहीं लगता, आर्मी में तो रखता नहीं है नहीं, कोई, पर आपको नहीं लगता ना? सकते कुछ हो। कुछ बच्चे जो हाँ। वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनको हाँ, अच्छा लगता रख हो, सकते तो रख हो। सकते हैं ना हाँ, वो। सर। ऐसा नहीं कि आज वो एफएमसी में चले गए, भाई अंकित ने बताया था बीवाइज क्लासेस पे, यूट्यूब चैनल पे, कि वहाँ पे आप कैसे भी रखो, और पता चला वहाँ पे उनकी कटिंग करा दी, फौजी कटिंग। नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं होता सर कि आप धक्के से कुछ गलत काम करोगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तब आपके बाल कटा सकते हैं सर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट ऐसा लगता है कि अदर मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में कि ये अच्छा पॉइंट है एफएमसी का? सर खाना, अच्छा। खाना जैसे काफ़ी कॉलेज में खाना इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है, पर Okay. जो यहाँ की मैस है वहाँ पे आर्मी का जो खाना होता है वही सप्लाई होता है, और वो मतलब खाना खाना भी आर्मी का मिलता है? आप सुन रहे हैं? देखो, आर्मी है ना सबसे डिसिप्लिन्ड सेक्टर है इंडिया का, सबसे डिसिप्लिन्ड सेक्टर हाँ है। सर।
और वहां पे खाना सबसे अच्छा मिलता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड आर्मी में, मैंने भी आर्मी की मेस में खाना खाया है। मेरे ख्याल में आर्मी की मेस में जो खाना मिलता है, कहीं पे आप होटल में पे करके भी नहीं खा सकते, और उसी लेवल का खाना एएफएमसी की मेस में मिल रहा है। हाँ सर, और Very good. ऊपर से सर मतलब आर्मी के एटिकेट्स तो रहते ही हैं, तो जो मेस है ना आर्मी की सर हमारी वाली, वो हाँ। सेकंड लार्जेस्ट है पूरे एशिया की सर। आर्मी की एएफएमसी की जो मेस है, सर सेकंड लार्जेस्ट है एशिया की। सेकंड लार्जेस्ट है एशिया की। वेरी गुड। अच्छा और बताओ कुछ। अच्छा यार मजा आ रहा है, और बताओ, मुझे भी सुनने को मिल रहा है। सर और तो सर जैसे एटिकेट्स होते हैं, जैसे हाथ से यहाँ पे रोटी खा लेते हैं हम लोग, वहाँ पे हाँ। कांटा चम्मच मिलेगा आपको, उससे तोड़ के खाओगे तो आपको भी थोड़ी प्राउड फीलिंग आएगी, हाँ अच्छे से ऑफिसर्स की तरह खा रहे हैं हम लोग। अच्छा ओके, मतलब फर्स्ट ईयर से भी ऐसा स्टार्ट हो जाता है? हाँ सर, फर्स्ट ईयर से। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वहां पे ना, जैसे रहन सहन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, अदर एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, या खाने को लेकर है, हाँ वो सर, सब आर्मी का। एक और बात सर, जैसे कि थर्ड ईयर एसी बताया, ऐसे आपको कैंटीन की फैसिलिटी भी मिलती है, जो आर्मी वालों को मिलते हैं ना वो कैंटीन आर्मी में फैसिलिटी। जाने की जरूरत नहीं है, क्या बता? सर, आर्मी की जो कैंटीन कैंटीन जो होती उसमें है उसकी फैसिलिटी मिल रही है। आप आर्मी की कैंटीन से, आप अगर एएफएमसी के स्टूडेंट हैं, हाँ तो सर। आर्मी की कैंटीन से आप सामान खरीद सकते हैं। हाँ सर, वेरी गुड। वहाँ से सामान खरीद सकते देखो सारी फैसिलिटी जो है वो आर्मी वाली मिल रही है। तो जैसे मैंने बताया, डिसिप्लिन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अदर एक्टिविटीज है, खाना हो गया, आर्मी कैंटीन कार्ड बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताओ, क्या वहां पे आपको एक आर्मी पर्सन की तरह रहना पड़ता है, जैसे कि ड्रेस डाल के जाना है, मतलब आर्मी की ड्रेस डाल के आप कॉलेज में जाएंगे, ऐसा है क्या? सर देखो ऐसा तो नहीं है आर्मी की ड्रेस पर, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कॉलेज में, कॉलेज आपको खुद की यूनिफॉर्म देता है, बीच कलर की यूनिफॉर्म होती है, तो वो यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। तो अच्छा, कॉलेज की अलग से खुद की यूनिफॉर्म है? कॉलेज की खुद की अलग से यूनिफॉर्म है सर, टाई वगैरह लगा के पूरा जाना पड़ता है, डेकोरेट होके पूरी बॉडी को। अच्छा, मतलब वो हाँ। डिसिप्लिन में स्टार्टिंग से ही हाँ, रखते हैं। टैग्स वगैरह पूरे लगाने पड़ते हैं। ओके, अच्छा वहां पे आपको आर्मी की रैंक्स वगैरह भी मिलती है क्या? सर रैंक मिलती है, पर जैसे आप एडमिट पहले ईयर में जाओगे तब जैसे तो फर्स्ट ईयर में गए, तो हाँ। फर्स्ट ईयर में आपको क्या बोला जाता है? सर पहले ईयर में जब जाते हो, पहले से 4 साल तक आपको बोलते हैं मेडिकल कैडेट। मेडिकल कैडेट, ओके। सर उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो, पास आउट होने के बाद। एमबीबीएस पास आउट होने के बाद आप इंटर्नशिप करोगे? हाँ, तो इंटर्नशिप के टाइम पे आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो, लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, ठीक है। और इंटर्नशिप खत्म होते हैं आप कैप्टन बन जाते हो। एमबीबीएस खत्म होते ही आप इंटर्नशिप करते हो लेफ्टिनेंट, हाँ सर। और इंटर्नशिप खत्म होगी तो आप कैप्टन बनोगे। हाँ सर। कैप्टन की रैंक आपको मिल जाएगी। हाँ सर। ओके, अच्छा उसके बाद क्या आपका वहां पे इंटरनल पीजी कोटा है, या फिर आप बाहर से करते हैं? नहीं सर, इंटरनल पीजी कोटा मिलता है, जैसे यहाँ पे 2 टाइप के रहते हैं, शॉर्ट सर्विस और परमानेंट। ओके। जो परमानेंट वाले होते हैं उनको पीजी कराया जाता है, अंदर ही कराते हैं, मतलब इंटरनल कोटा रहता है एफएमसी का। ओके। पर वो इंस्टेंट बाद नहीं कर सकते आप, पहले थोड़ा सर्व करोगे आर्मी को तभी तो कर पाओगे सर। अच्छा, पहले सर्व करना पड़ता है, हाँ मतलब सर। कुछ सर्विस आपको देनी पड़ेगी, कितने साल तक? सर 3 साल की सर्विस देनी पड़ती है आर्मी को। एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप होगी। हाँ सर। फिर 3 साल की आपकी सर्विस होगी। हाँ सर। फिर आपके वहां पे पीजी होगा। हाँ सर। ऐसा होता है, वेरी गुड। और सब लोग को पीजी वैसे नहीं करने देते हैं कि मतलब सर इतनी तो सीट्स भी नहीं रहती है कि सब लोग पीजी Okay. कर लें। तो जो 3rd और 4th ईयर वाले बच्चे होते हैं उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे उनको उसके बेस पे ही हाँ मिलेगा, सर। मतलब हाँ। और फिर उसमें जो स्कॉलरशिप वगैरह आप बता रहे हैं, जो फंड्स आपको मिलते हैं, वो उसमें भी कंटिन्यू रहेगा? हाँ सर, ये जो पर मंथ या 2 महीने में एक बार मिलता है सर, 1100 मिल जाता है, कभी 2100 मिल जाता है। तो अच्छा। ये कंटिन्यू रहते हैं, फिर तो ऑफिसर मिल जाता है, फिर तो पे आने लगती है आपकी। अच्छा, जैसे आप है ना, जब इंटर्नशिप के बाद वो जो सर्विस आप देते हैं वहाँ पे हाँ सर। एज एन एमबीबीएस डॉक्टर, हाँ सर। तो उस टाइम आपकी सैलरी भी रहती होगी? हाँ सर, सैलरी Around? रहती है सर, वो जो बेस इनकम होती है और ऊपर से थोड़ा मिला के तो 93,000 हो जाती है आपकी इंटर्न में। थोड़ा ये मतलब 93,000 आपने एमबीबीएस की पढ़ाई किया, आप है ना कहीं भी इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़ो, जैसे विकास सर ने भी एक वीडियो में बताया था डिटेल में, मैं खुद भी उसमें सुन रहा था कि अराउंड 60 से 70,000 तक एमबीबीएस के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद इतनी सैलरी रहती है, और आपकी 93,000 सारा खर्च आपको एफएमसी कॉलेज दे रहा है। उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद सैलरी पर मंथ है ना 93,000 हाँ सर। पर मंथ, वेरी गुड यार। 3 साल तक 93,000, और वो बढ़ती भी जाएगी? हाँ सर, जैसे कैप्टन बनोगे तो बढ़ जाएगी काफ़ी, फिर मेजर बनोगे तो 1.5 लाख तक, जैसे सीनियर होते जाओगे तो बन जाती है सर। वाह यार, कॉलेज हो तो ऐसा। हाँ सर। फिर अच्छा, इसके बाद अच्छा एक बात बताओ, फिर ये बढ़ती जाएगी और फिर पीजी का खर्च भी सारा उनका रहेगा? हाँ, पीजी के जब जैसे नीट पीजी का एग्जाम होता है सर, अभी तो नेक्स्ट होने लगेगा, तो सर आपको नेक्स्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे इंडिया लेवल मतलब का होता है आपको, वो। आप अभी गए हो, आपको करना पड़ेगा या मतलब? हमें करना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी
से वो लागू हो जाएगा लास्ट टाइम, अभी नीट पीजी जब होगा फिर नेक्स्ट का पेपर होने लगेगा। अच्छा, तो फिर हमें भी नेक्स्ट में देना तो पड़ेगा। आप जो एफएमसी के उनको भी जाना पड़ेगा। हाँ ओके सर। ओके। अच्छा देखो, हमने ना फर्स्ट ईयर से लेकर के पीजी तक बात की। इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट ऐसा लगता हो, जो इंटरेस्टिंग बातें आपने मेरे को बताई है, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकती हैं, या जो स्टूडेंट्स एएफएमसी में जाना चाहते हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकती है, ऐसी कोई और बात अगर सर आप... जैसे कुछ लोग को आर्मी का रहता है, हाँ। तो वहाँ पे आर्मी के बीच में रहोगे आप, हाँ। तो आर्मी के डिसिप्लिन में रहोगे, आर्मी के लोगों के साथ घूमोगे, बातचीत करोगे, तो सर उसमें एक अलग फीलिंग आती है प्राउड वाली कि हाँ मैं आर्मी वाले लोगों के साथ एकदम सेफ रह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आर्मी भी है और डॉक्टर भी है, हाँ सर। ठीक है। अच्छा वहाँ पे वो भी है क्या, कुछ बच्चों का होता है ना कि जैसे आर्मी में तो चलो जाते ही पैग वैग लगाने का है, ऐसा? सर ऐसा अभी बच्चों में तो नहीं होगा। मतलब सीनियर्स में रहता होगा। सीनियर्स में भी वो थोड़े, क्यों, डॉक्टर पीते तो है, डॉक्टर तो डॉक्टर- खुद अल्कोहल को गलत नहीं मानते। सर पर ऐसे रहता है ना, जैसे एएफएमसी महाराष्ट्र में है तो हाँ। लीगल एज होती है ना, तो सर वो प्रोहिबिटेड रहता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ऐसा ठीक है। अच्छा इसके बाद अब देखो, हमने बहुत सारी बातें कर ली, फिर बाकी बाद में भी करेंगे ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो है ना आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हमने सबसे पहले जाना कि आपके 647 मार्क्स हैं और 447 आपकी रैंक थी। हाँ सर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एएफएमसी कट ऑफ से, क्योंकि कुछ बच्चे जानना चाहते हैं कि यार क्या मेरे, जैसे आपके 647 थे, मेरे तो 620, क्या मैं एएफएमसी में जा सकता हूँ? तो सी गाइस, 618 मार्क्स थी मेरे टाइम में कट ऑफ, तो ऐसा कुछ मत मानना कि आप कि मेरे तो 625 मार्क्स है, मेरा तो नहीं होगा, एक बच्चे के 696 हैं। वहाँ पे ऐसे रहता है कि इंटरव्यू होगा आपका, कितने आपके अच्छे इंटेलेक्ट्स हैं, तो उसके बेसिस पे कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे वो लोग आपकी। तो अगर अच्छा परफॉर्म करे 696 वाले से, तो 625 का आपका एडमिशन होगा। जैसे हमारे टाइम में 618 पे एडमिशन हो गया था यार, तो गाइस टेंशन नहीं लेना इसका। मतलब 680 वाले का शायद ना हो और 620 वाले का हाँ हो जाए। सर, ये मतलब अच्छी बात है काफी। ये अच्छा है। हाँ मतलब सर। जैसे पहले एम्स में होता था ना, एम्स में तो एप्टीट्यूड टेस्ट था, जीके भी थी, हाँ सर। और पेपर भी थोड़ा अच्छे लेवल का था, तो उसमें ना स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट वही जाते। जैसे मैंने आपके बारे में इसलिए बोला था कि आप जा सकते हो, और शायद देखो आपको उसका बेनिफिट भी मिला है कि हाँ, रीजनिंग आपका पेपर हुआ होगा वहाँ पे। जैसे हाँ सर। आपकी कट ऑफ हो गई, जैसे शायद विकास सर ने भी एक वीडियो में बताया था, शायद 1600 या 1800 स्टूडेंट्स को वहाँ पे बुलाते हैं ना। हाँ हाँ सर, इससे 1600 से 1800 हाँ। स्टूडेंट्स को वो कॉल करते हाँ हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए सर। स्क्रीनिंग के लिए कॉल करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? सर स्क्रीनिंग के बाद में आपके पूरा जो सर ने बताया था अपनी वीडियो में, एक्सरे लेंगे, आपका कान वान नाक वगैरह चेक करेंगे। हाँ। वो सब के बाद अल्ट्रासाउंड होगा। हाँ। और 3 टेस्ट बताए थे सर ने, एक तो टॉयलर, एक हाँ। साइकोलॉजी। सर साइकोलॉजी ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अच्छा। क्योंकि वो आपके 50 मार्क्स डिसाइड करेगा एडमिशन के लिए, जब भी आप 680 वाले से ऊपर जा सकते हो। अच्छा, हम साइकोलॉजी पे आएंगे, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ना जो अभी भी इस साल ही जाना चाहते हैं हाँ कि अपने को एएफएमसी में जाना है, तो उनको ना इंटरव्यू के बारे में नॉलेज आ जाएगी। तो सबसे पहले आप बताओ टॉयलर के बारे में। सर टॉयलर में क्या होता है कि आपका एक तो इंग्लिश टेस्ट होगा, एक Okay. रीजनिंग होगा सर। अच्छा, इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज आएगा एकदम बेसिक सर। Okay. और जो रीजनिंग है वो भी एकदम बेसिक आएगा। बेसिक मतलब आराम से बच्चा कर सकता हाँ है। सर, मैंने तो आप वाली बुक सॉल्व की थी तो उससे हो गया था इतनी। जीके वाली? हाँ सर, वो जीके वाली तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता सर, एकदम नॉर्मल ही रहेगा। ओके। टॉयलर तो मतलब आपके लिए ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर आप है ना ये मान लें, जो बच्चा 620 तक स्कोर कर रहा है वो आराम से अपने आराम आप से हो जाएगा सर। इंग्लिश और रीजनिंग क्वालिफाई कर हाँ। लेगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, इधर उधर से ऑनलाइन वीडियोस देख के या सिंपल कोई छोटी मोटी बुक लेके कर सकते हैं। हाँ सर। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, जो सेकंड टेस्ट है साइकोलॉजी हाँ टेस्ट, सर। इसके बारे में। सर साइकोलॉजी के कैसे रहता है कि हर साल डिफरेंट रहता है। जैसे एक हमारे टाइम में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ। तो उसके मार्क्स नहीं होते हैं, पर आपको सिर्फ ऐसे टिक टिक करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। हाँ। तो इस बार शायद कंप्यूटर बेस्ड होगा। हाँ। तो कंप्यूटर बेस्ड जैसे हमारे टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन याद है मुझे कि आप अपने रूम को क्लीन रखना चाहोगे या नहीं। ओके। ऑप्शन था हाँ, ना, पता नहीं मुझे। हाँ। तो मैंने, या फिर आप रखते हो अपना रूम क्लीन, तो मेरा आंसर था नहीं, नहीं रखता मैं अपना रूम क्लीन। आप ध्यान से सुनना इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे अगर आप एएफएमसी में जाना चाहते हैं। जैसे इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप अपने रूम को क्लीन रखना चाहते हो, नॉर्मली आंसर क्या करेगा बंदा कि यस। इन्होंने क्या बोला? नो। वही ज्यादातर लोग ये बोलना, जैसे लड़कों का तो पता है सर, कमी इतना हाँ। ज्यादा सफाई पे नहीं मतलब देते। बच्चे को यहाँ से आपके इस क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि उसको ना सच्चाई बोलनी है, सच्चाई और बोलनी है। स्मार्ट नहीं बनना। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इंटरव्यू इसके बाद होगा आपका, और वहां पे पकड़ लेंगे आपको ये। साइकोलॉजी टेस्ट में ही पकड़ लेंगे, इंटरव्यू अलग है। साइकोलॉजिस्ट बैठेंगे इंटरव्यू में आपके, और Okay. ये शीट लेके जो आपने भरी है,
ओके अब इसके उल्टा गए आप तो पकड़ लेंगे आपको, झूठ बोल रहे हो आप, तो सीधा सीधा निकाल देंगे आपको सर। ओके। ऐसे रहता है। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको याद हो जो साइकोलॉजी टेस्ट में आपके था? सर साइकोलॉजी में ऐसा टेस्ट था कि एएफएमसी आपको चूज कर लेता है। तो एएफएमसी आपको चूज करेगा तो आप क्या कर सकते हो एएफएमसी के लिए, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऐसे लिखना था। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा उसमें हाँ रिटन सर। में, कितने वर्ड्स में? सर 2 या 3 जैसे नहीं, 2 या 3 लाइन हाँ, या वर्ड? 2-3 वर्ड में, जैसे मैं एएफएमसी को आगे ले जाऊंगा, मेरी ये अचीवमेंट है तो एएफएमसी अच्छा, आगे। एक सेंटेंस में आंसर हाँ, देना एक मतलब? सेंटेंस में कंप्लीट हो जाना चाहिए सर। ओके, मतलब शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, और आपका जो आंसर होगा ना वो मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे बोलते हैं ना अंदर से आवाज आ रही है, जो आपके अंदर। और सर रियल। जनरली ये वाले जो क्वेश्चन है ना सर, ये रेयर रहता है, काफी पूछते नहीं क्योंकि टाइम लगता है, राइटिंग भी अलग अलग होती है, बच्चों की समझने में दिक्कत रहेगी, तो ऐसे रेयर रहता है, पर वो पूछते हैं, काफी लोगों से पूछते हैं, या फिर इंटरव्यू में आपसे पक्का पूछेंगे एएफएमसी में क्यों आना है आपको। हाँ, मतलब सबसे मेन क्वेश्चन उनका है ना ये है कि एएफएमसी में क्यों जाना चाहते हो। अच्छा, इसके प्रोबेबल आंसर क्या हो सकते हैं? जैसे मैं तो ये मानता हूँ कि मुझे आर्मी की लाइफ पसंद है, मतलब मैं तो ये बोलता जैसे मेरे को आर्मी की लाइफ पसंद है, या मैंने एएफएमसी के बारे में पढ़ा कि मैंने एएफएमसी के बारे में ऐसे रिसर्च किया, तो मैंने उसमें देखा कि यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट तो है ही है, उसके साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मुझे प्लस पॉइंट लगा एएफएमसी का। तो ऐसे आंसर आप कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसे आपका क्या था? सर मैंने ऐसे आंसर दिया था कि उन्होंने पहले मेरे से पूछा, पहला क्वेश्चन था कि आपने क्या किया अब तक, हाँ। मतलब स्कूल लाइफ में आपने क्या नया किया। हाँ। तो सर मैंने हमारे साइंस प्रोजेक्ट मेकिंग में मैंने एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था, मॉडल उसका। हाँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप, चलो ठीक है, अब एएफएमसी में आपको चूज कर लेते हैं हम लोग, तो आप एएफएमसी के लिए क्या कर सकते हो। तो सर मेरा आंसर था कि एएफएमसी की जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसके अंदर मैंने कराटे में रिप्रेजेंट किया जैसे, हाँ। तो मैं सर एएफएमसी को आगे जाकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिससे हाँ। कॉलेज थोड़ा ऊपर जाएगा रैंकिंग में। अच्छा, आपने बोला कि मैं कराटे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ, जैसे स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं एएफएमसी को। अच्छा, कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स ना खेलता तो वो क्या बोलेगा? सर जैसे स्पोर्ट्स नहीं खेलता तो मैं डांसिंग में कर सकता हूँ, डांसिंग में, या फिर Singing में। कुछ लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए सर। हाँ। तो रिसर्च करके अपना नाम आगे लेके जा सकते हैं सर। अच्छा, उनको आपको ना ऐसा नहीं कि आप एएफएमसी में चले गए और 2-4 लोगों का इंटरव्यू पढ़ लिया, या जैसे आज आप अंकित का सुन रहे हो तो जाके एज इट इज कॉपी कर दिया। आपको वही बताना है जो आपका इंटरेस्ट है, अपने इंटरेस्ट से बाहर नहीं जाना, और एक बात का ध्यान रखना है, सच बोलना है, और अगर आंसर नहीं करना है तो नो, साफ सीधा ना बोलना सर, सीधा ना बोलना है। हिंदी में बोल दो, वरना सर मुझे नहीं आता ये वाला। हाँ, मतलब वहां पे ना फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी कि हाँ। आप इंग्लिश बोल रहे हो, वहां पे आप साफ बोल दो कि सर मुझे नहीं आता, हाँ, मतलब कोई दिक्कत वो नहीं। बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, और आपको ऐसे भी नहीं है गुस्से की नजरों से देख रहे, एकदम प्यार से बोलेंगे कोई बात नहीं अगला पूछ लेते हैं हम, ऐसे एकदम प्यार से। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने अभी ये बात बोली, वहां पे है ना, जैसे कई बार होता है ना इंटरव्यू का माहौल होता है, बच्चे मतलब फॉर्मल डाल करके टाई लगा करके जाते हैं, और थोड़ा डर रहता है यार इंटरव्यू वाला पता नहीं क्या पूछेगा। तो पहले तो ये बताओ आपका ड्रेसिंग सेंस वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये बताओ क्या वहाँ पे डर वाला माहौल रहता है क्या इंटरव्यू में? सर देखो, डर वाला तो नहीं, थोड़ा प्रेशर वाला माहौल रहता है वहाँ पे, क्योंकि क्या होगा अंदर वैसे। और सर ड्रेसिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं, तो जैसा उनकी तरह ड्रेस करोगे तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो सर मैंने तो अपने शूज़ लेदर वाले शूज़ पहने थे, और फॉर्मल शर्ट पैंट और टाई वैसे पहन के, और बाल वगैरह अच्छे से कटा के गया था सर। अच्छा, मतलब आप ना फॉर्मल में जाओ, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो सर। और दूसरा वहाँ पे ना, जैसे अंकित ने बताया, भाई अंकित तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया था, आप भी फर्स्ट टाइम जाएंगे, लेकिन आपके सामने एक पॉइंट है कि वहाँ पे ना आपको प्रेशर तो होता है, और सब पे होगा, आपसे आगे जो बच्चा है उस पे भी है, आपसे पीछे वाले पे भी है। हाँ। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना कि रिलैक्स रहना है, वो प्रेशर शो नहीं करना, मेन पॉइंट ये है। हाँ। प्रेशर तो सब पे है, आप पे वही भी था, लेकिन आपने सारे आंसर बिल्कुल फैक्ट के साथ, मतलब जो सच था वो दिए, और जो इंटरेस्ट था वही बता। इसके अलावा और कोई सजेशन? वही सर, एक बात है सर, इंटरव्यू के अंदर जब एंटर करो ना, आप ये सोच के मत जाना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हाँ। अंदर सोच के जाना कि बस हाँ मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका मैं आंसर देके, जैसे बात करें अपन लोग, इंटरव्यू ले रहे हो सर आप, हाँ, तो वैसे बात करके आ जाना उन लोग से, वो खुश हो जाएंगे उसमें। ये मुझे जो लगता है कि अगर कोई बोले मेरे से कि मुझे है ना आप एएफएमसी के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवा दो, तो वहां पे मैं अंकित की एक बात को जोड़ूंगा कि अंकित ने ये बोला है कि आप सिंपल अंदर जाना और उनसे बात करके आ जाना। हाँ सर। इससे बड़ी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। हाँ सर। इससे ज्यादा प्रिपरेशन ना तो अंकित करा सकता, ना मैं करा सकता, ना कोई और करा सकता है। आपको सिंपल अंदर रूम में जाना है और उनसे बात करके आ जाना। हाँ सर। बस सिंपल, जो वो पूछे उसका आंसर दो, जो नहीं आता ना कर दो, ऐसे। हाँ। उनको बड़े भाई मान करके।
वही एकदम दोस्त मान के, क्योंकि सर बात करने जाएंगे तो कुछ हेजिटेशन भी नहीं होगी, पॉजिटिव मार्क्स भी मिलेंगे आपको। हाँ। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे आप चल के जा रहे हो, उसके कुछ मार्क्स रहेंगे। हाँ। जैसे आप ऐसे टेढ़े मेढ़े चल के जा रहे हो, बैठे कैसे हो आप, उसके मार्क्स रहेंगे। मतलब ऐसे सिंपल आपको सीधे या मतलब फिर ऐसे फैल के बैठे हो, उसके ज्यादा थोड़े वो भी नहीं करना है हाँ, और ज्यादा दिमाग बिल्कुल जैसे नॉर्मल शो ऑफ बैठते नहीं हो। करना है बिल्कुल। हाँ, जैसे नॉर्मल बैठते हो एकदम वैसे बैठना है। ओके। बस इतना शो करना है उधर। अच्छा, वहाँ पे जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो एज्ड पर्सन थे या यंग थे? सर वहाँ पे रहता है, एक तो कॉलेज का डीन रहता है, सुपीरियर सबसे। ओके। सर ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स रहते हैं, सब सीनियर्स रहते हैं। वहाँ पे आपको सीनियर्स मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, कहीं ब्रिगेडियर मिलेंगे यार पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है ना? सर। हाँ। और साइकोलॉजिस्ट रहते हैं सर, मतलब यंग रंग नहीं रहते हैं मतलब काफी। देखो इंटरव्यू में कहीं भी आप जाएंगे ना, चाहे यूपीएससी का है, चाहे एसएससी का है, चाहे एएफएमसी का है या अदर इंटरव्यू है, वहाँ पे ना सीनियर पर्सन ही रहते हैं, मेन काम होता है उनका आपकी साइकोलॉजी पकड़ना। और साइकोलॉजी का एक ही रूल है, सच बोलो, अगर आंसर नहीं आता तो ना कर दो। हाँ सर। और मैं 2-3 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, इसकी अहमियत शायद आप अब समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगर अंकित आपको ऐसा कोई इंटरव्यू का पॉइंट या ऐसा कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो जिससे बच्चों को और हेल्प मिल सके। सर उन्होंने जैसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं पूछते हैं वो लोग, पर हाँ। उन्होंने ऐसे माहौल को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है सर, हल्का करने के लिए फिजिक्स का एक लॉ पूछ लिया था मेरे से, जिस पे मैंने हाइड्रो पावर बनाया था। हाँ। तो उसका आंसर दिया मैंने, वो बोलते कि हाँ बढ़िया है, वैसे हम पूछना नहीं चाहते थे, ऐसे हंसी मजाक हो गई थी सर वहाँ पे। अच्छा। तो फिर उसके बाद उन्होंने भेज दिया, अच्छा ठीक आप है। समझ रहे हो, अगर मान लो आपसे ना सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लो आपसे केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन पूछ लिया और आप वहाँ पे घबरा जाओ, यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये टॉपिक मेरे को पहले ही नहीं आता, तो मेरे से ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसके ना सब्जेक्ट के क्वेश्चन के मार्क्स नहीं है, नहीं है वो तो बस वैसे हाँ। अंकित को रिलैक्स करने के लिए खुद वो चाहते कि अंकित रिलैक्स होकर के आंसर करे, इसलिए वो इसको थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर हाँ रहे थे। तो सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछे ना, घबराना नहीं है, नहीं आए तो नो, हाँ सर। और सही आए तभी एक्सप्लेन करना है। हाँ मेन सर। पॉइंट ये है। ऐसे खुद से बनाने की कोशिश नहीं करनी, ये होता है ऐसे, नहीं ऐसे नहीं बनाना है, खुद से आता है तो हाँ, नहीं आता है तो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कोई अगर ऐसा पॉइंट याद आ सर रहा हो? एएफएमसी में एडमिशन हो गया, अच्छी बात है सर। एएफएमसी में अगर अंदर आ जाओगे ना, हाँ। तो सर अंदर का माहौल काफी अलग है। हाँ। काफी एंजॉय करोगे आप लाइफ को, ऐसे पार्टी वार्टीज होते हैं, मैं आऊंगा देखने। हाँ सर। देखो मैं आपको मैं एंट्री दिलाऊंगा सर। ठीक है। फेस्ट वगैरह होते हैं कॉलेज का, बाहर से लोग आते हैं, डांस होता है, डीजे पार्टी होते है, काफी अच्छा रहता है सर माहौल अंदर एकदम। अच्छा, अंदर मतलब मस्त माहौल है एकदम आपकी अच्छे देखो से मैं life सच बताऊं आपको, इंजीनियरिंग में ना तो पढ़ना होता है, इंजीनियरिंग में ना मोस्टली मस्ती करना होता है, एग्जाम्स में पढ़ना रहता है। लेकिन आज मुझे अंकित की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि एएफएमसी इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कहीं ज्यादा आगे है। मतलब आप एकदम ऐसा बोल सकते हो इक्विवेलेंट टू आईआईटीज, हाँ वैसा वैसा है सर। ना, वैसा ही। बस वो इंजीनियरिंग है, ये मेडिकल ये है, बस मेडिकल इतना है, ही। बाकी माहौल वैसा ही है हाँ सब। वैसा ही माहौल है सर। चलो ठीक है, ये हमने वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में जाना, कट ऑफ की बात होगी। सबसे पहला था टॉयलर, सेकंड था साइकोलॉजी टेस्ट, और थर्ड इंटरव्यू आता हाँ है। सर। इंटरव्यू हमने कवर कर ही लिया है। हाँ अब हम आते हैं अंकित की पढ़ाई के बारे में कि अंकित ने पढ़ाई कैसे की। अंकित क्या करना है अब आपको ना, बिल्कुल ट्रूथ, जैसे आपने वहाँ पे इंटरव्यू में बोला, भाई देखो हर बच्चा अंकित रेड्डू नहीं है ना, तो हर बच्चे का अपना एक क्राइटेरिया होता है पढ़ने का। आपको ना बस ये बताना कि आपने कैसे मेहनत की थी। कई जैसे मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस में टॉपर आगे बोल देंगे मैंने उसका भी टेस्ट सीरीज ली थी, इसकी भी टेस्ट सीरीज ली, मैंने इस कोचिंग से पढ़ाई की, उस कोचिंग से पढ़ाई की, और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी। ऐसा नहीं, आपने जितना किया है आप उतना ईमानदारी से बताओ। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, आप आपकी 11th कैसी थी, 12th कैसी रही, आपने कौन सी बुक्स को फॉलो किया, कितने आवर्स आप स्टडी करते थे, आपका शेड्यूल क्या रहता था? सर देखो मैंने यहाँ पे एलएन कोटा में कोचिंग ली थी, ठीक है। मेन वहाँ था मेरा। हाँ। और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपकी टेस्ट सीरीज सोल्व करता था, बिल्कुल जिससे एलएन के बाहर के बच्चों के साथ भी पता रहता रहे कि मेरा कैसा चल रहा है। बिल्कुल। तो सर मैं फिजिक्स को पढ़ता ऐसे था कि जो थ्योरी है वो नहीं पढ़ता था ज़्यादा, जो फॉर्मूले खुद से लिख लेता था। हाँ। 5-10 बार वो फॉर्मूले या तो डिराइव कर लिया, फिर खुद से याद कर लिया, मतलब एक बार लिख के देख लिया रफ कॉपी पे। लिख के देख लिया एक बार फॉर्मूला, और टीचर ने जो बताया था कॉन्सेप्ट तो बताया ही था सर। हाँ। पूरा डिराइव करने की तो जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पता चला जाएगा कहाँ apply वैसे भी होगा। आजकल तो फॉर्मूला हाँ। बेस्ड ही आता है। हाँ वही हाँ। सर। तो फिजिक्स मैंने ऐसे किया, सबसे पहले कैसे पढ़ा उसको। और केमिस्ट्री सर थोड़ी लेक्चर देखता था, क्रैश कोर्स आपका घर पे जान के वो देखा था मैंने। और सर बायो पढ़ता था मैं, एलएन की मॉड्यूल प्लस साथ में एनसीईआरटी रखता था सर, तो दोनों साथ में पढ़ लेता था। आपने एल के मॉड्यूल भी पढ़े हैं हाँ और सर। एनसीईआरटी भी पढ़ी है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप ईमानदारी से बताना हाँ सर। कि क्या ओनली एनसीईआरटी पढ़ गए हाँ सर। नीट के बायो के क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं? सर देखो मेरा ऐसा मानना है कि एनसीईआरटी पढ़ने से नीट के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। हाँ। पर मेरा ऐसे था कि सर बायो थोड़ा
डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट था तो थोड़ा पढ़ लेते थे। मतलब जैसे होता ना कुछ बच्चे, जैसे अब देखो गांव में ही पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू लिया था सीवी कंसल का, उस गुड़िया, जैसे मैं आज आपको ही बता रहा था कि उस गुड़िया ने है ना गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करते हो, ओनली एनसीईआरटी पढ़ के वीडियो लेक्चर वगैरह देख के नीट क्वालिफाई किया है। तो क्या बच्चा बायो में ओनली एनसीईआरटी पढ़ के, ओनली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं हाँ मैं, सर। इंटरेस्ट की भी बात नहीं कर रहा, आप एकदम फैक्ट बच्चे को बताना, क्या ओनली बायो की एनसीईआरटी पढ़ के बच्चा नीट क्वालिफाई, नीट में बायो में अच्छा स्कोर कर सकता है? सर एनसीईआरटी पढ़ के आप 360 आउट ऑफ 360 भी स्कोर कर सकते हो नीट के अंदर। आप सुन रहे हैं, और यही बात मैं आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियोस में बोलता सर हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आए थे। हाँ। सर एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता है। जो एनसीईआरटी के अंदर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स में से थोड़े पॉइंट्स बनाते हैं, वो पॉइंट 2-3 पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, कुछ नया मतलब अगर क्वेश्चन आपने बनाते हैं। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप खुद ही डॉट कनेक्ट कर लोगे। हाँ सर 360 आ जाएंगे आपके फुल। भाई बायो में एनसीईआरटी पढ़ के आप 360 ला सकते हैं। तो बायो की बात हो गई, जो सबसे मेन पॉइंट अपना है 360 मार्क्स का आता हाँ। है ना। तो 360 की आपकी टेंशन खत्म हो गई, ओनली एनसीईआरटी फोकस करना। भले ही टेस्ट सीरीज में बाहर से आता रहे, बाहर जैसे टेस्ट सीरीज में बाहर से क्वेश्चन आया, हाँ सर। तो उसको छोड़ दें। सर जैसे मैंने ये गलती की थी जिसमें मेरे बायो में 330 मार्क्स आ पाए थे। हाँ। तो मैंने क्या किया था सर कि मैं टेस्ट सीरीज या फिर जो और बुक्स आती हैं वो सब सोल्व करने लग गया था एमसीक्यू के लिए। तो फिर सर मेरे से नीट में सेम गलती हुई कि इस चक्कर में मैं एक क्वेश्चन पे ऐसे डाउट लगाने लगा कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। टाइम वेस्ट कर। हाँ टाइम वेस्ट किया सर मैंने वहाँ पे। सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड थे सारे क्वेश्चन। देख रहे हो, मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ा तो आपका कहीं ना कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम हाँ, कम कम हो होगा। जाएगा सर। फिर उसके साथ साथ आपको वहां पे कंफ्यूजन आने के भी चांसेस हाँ है। सर। तो अंकित का भी यही कहना, जैसे सीवी ने भी बोला था कि बायो ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी गीता है। हाँ सर एनसीईआरटी गीता है। ठीक है ना, यही मैं बोलता हूं और यही आप अब अंकित से सुन रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं हम फिजिक्स पे। सर फिजिक्स का ऐसे रहता था, मेरा जो ट्यूशन पे कोटा में कोचिंग के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया वो खुद से सोल्व करता था सर मैं। उसके बाद थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करता था जो मॉड्यूल में ही होते थे। और जो जैसे हर 2-3 क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट मुझे मिल रहा है जैसे, तो मैं उसे लिखता था हर 2 क्वेश्चन में नया। तो 100 क्वेश्चन में से 5 या 6 नए कॉन्सेप्ट निकल के आते थे जो टीचर ने नहीं बताए। हाँ। तो सर वो मैं कंबाइन करके लिख लेता था अलग से एक नोट्स। कहाँ पे लिखते थे सर अपने नोट्स में, ही या अलग बना सर रहे थे? एक छोटी डायरी थी मेरी। हाँ। उसके अंदर छोटे छोटे पेजेस रहते थे, उन पे लिखता था और नोट्स में उनको फाड़ के चिपका देता था। अच्छा, नए नए जैसे वो बच्चे वो लगाते हैं वो अलग अलग कलर के, है ना? हाँ सर वो वही। वाले। तो सर मैं कॉन्सेप्ट वहाँ लिख लेता था अपने, तो रिवीजन करने में भी वहाँ से हो जाता था और सारे क्वेश्चन भी 100 क्वेश्चन 10 या 20 मिनट में रिवाइज। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे अंकित ने बताया कि कोई कॉन्सेप्ट नया सीखा या जैसे एनसीईआरटी से कोई नया पॉइंट मिल गया, हाँ सर। वो नोट कर लिया वहाँ हाँ पे। सर। तो यहाँ पे ना जैसे आप है ना, जैसे वो चिपकाते हैं, वो कलर पेपर लेके आते हैं, क्या हाँ सर, बोलते हैं sticky उनको? notes। हाँ, स्टिकी नोट्स, वो जो आप लगाते हैं वो लगा सकते हैं। या मेरा एक सजेशन जो मैं अपने टाइम पे करता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करता था अंकित, जैसे अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हाँ सर। जैसे मान लो हमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, हाँ। लॉज ऑफ मोशन के बाद मैं ना 4-5 पेज खाली छोड़ देता था हाँ सर। कि अगर मेरे को किसी टेस्ट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा या मेरे को कहीं से कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, जैसे आपने बताया, तो मैं उन 4-5 पेजेस में उसको लिखता था। और सबसे पहले जब भी मैं रिवीजन करता तो उस नई चीज को रिवाइज करता, क्योंकि वो मैंने सीखी है, तो उससे मेरे को और इंटरेस्ट आएगा। सर इसके लिए ये भी करता था मैं, जैसे केमिस्ट्री के लिए मेनली करता था मैं, फिजिक्स के लिए तो ये नहीं करता था। केमिस्ट्री के लिए एक अलग से कॉपी बनाता था, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी रिएक्शंस होती हैं जो आप गलती याद करते भी हो। करनी पड़ती है और हाँ। बार बार और रिवाइज करनी वही पड़ती सेम गलती पेपर में रिपीट होती थी मेरे से, तो मैं उस डायरी में लिखता था उसको कि ये अच्छा। गलती मैं बार बार कर रहा हूँ, ये गलती बार बार। तो नीट है। के मिस्टेक को अंकित ने बार बार लिखा है, आपको भी लिखना है। सर तो मिस्टेक 50, 60, 70 हो जाती थी। हाँ। जैसे एक 11th की 50, 60, 12th की भी 50, 60, तो सर वो 100 मिस्टेक्स रहती थी। अगर वो रिवाइज कर लिया आपने तो नीट में सर अपने आप वो गलती होगी नहीं। वो मिस्टेक आप करोगे नहीं, बाकी आपको आता है। वही सर। यही पॉइंट है मेन। हाँ। तो अब ये बताओ, जैसे आपने बता दिया फिजिक्स का, बता दिया फिजिक्स में वो लिखते थे। अच्छा, फिजिक्स जैसे बायो की तो आपने एनसीईआरटी बता दिया, और अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस की रहेगी बायो की, क्वेश्चन प्रैक्टिस की सर जो बायो की मॉड्यूल हमें मिलती थी मैं उससे प्रैक्टिस करता था। ओनली वही करे? हाँ सर, सिर्फ और वही क्वेश्चन किए थे मैंने। अच्छा, एक वो बोलते हैं बच्चे, जैसे एक फिंगर टिप्स आते हैं सर, वो अच्छा। मैंने लास्ट में खरीदी थी एकदम नीट के पास। हाँ। तो उसके थोड़े सोल्व किए थे मैंने, जैसे एनिमल किंगडम वगैरह ये घर पे गए थे जब अपनी बात हुई थी, मुझे याद है। फिजियोलॉजी के मेनली किए थे सर, क्योंकि फिजियोलॉजी में नए क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी से। अच्छा। हाँ, तो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करने का ज्यादा फायदा रहता है। डाइवर्सिटी में तो नाम आ जाएगा, पढ़ लिया ठीक। फिजियोलॉजी के नए क्वेश्चन बनते हैं सर, तो उसकी मैंने फिंगर टिप्स सोल्व की थी। अच्छा, एक ये बताओ, मतलब फिंगर टिप्स हो गई, या आप अगर कोई भी कोचिंग जैसे एलन है या आकाश है उसका मॉड्यूल कर रहे हैं तो वो कर लो, कोई और भी बुक कर सकते हैं क्या?
कोई ऐसी हो अगर आपको पता है? सर मैंने ऐसे एक मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये तो करनी इसके अलावा और भी करनी है। अगर मान लो बच्चे के पास मॉड्यूल नहीं है, फिंगर टिप्स तो वो ले लेगा, लेकिन फिंगर टिप्स में तो क्या पर चैप्टर 100 क्वेश्चन है, जो कि बायो के लिए बहुत कम है। बायो में कम से कम पर चैप्टर 300-400 क्वेश्चन सर करना चाहिए। सर एक बुक है एररलेस हाँ। बायो की। हाँ। सर वो पर ऐसी बुक है कि परचेज कर लो, पर उसमें से सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, क्योंकि उसके हाँ। अंदर काफी इररिलेवेंट क्वेश्चंस दे रखे थोड़े हैं। एरर भी है उसमें। हाँ एरर भी है सर, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो बुकलेट खरीद लो आप, या फिर एररलेस में से सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्व करो। एररलेस में से ओनली प्रीवियस ईयर कर लो, जैसे आपके ना स्टेट पीएमटी वगैरह के हाँ, मिलते वही हैं, वाले सर। है ना, और या जैसे नीट के भी उसमें रहते हैं, ओनली वो क्वेश्चंस कर लो। हाँ, सर। बाकी उसमें अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहा है वो ना करो। तो ये 2 बुक नोट कर लो, ज्यादा मत करो। अगर आप पहले से कोई बुक कर रहे हो तो वही कंटिन्यू करो, लेकिन फिंगर टिप्स जरूर करो। हाँ सर, एक बुक को कंप्लीट करो, फॉलो करो उसको पूरा पूरा करो। हाँ सर। और अगर मान लो आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल है, कोचिंग में पढ़ रहे हो, जैसे एल में पढ़ रहे हो, उसको एररलेस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है। तो बायो का कंप्लीट हो गया। अब फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ने का मेथड बता दिया, अब मुझे ये बताओ, बच्चों को बताओ हाँ सर। कि फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो वही आ गई, एल का मॉड्यूल हाँ कर लो, सर, हाँ सर। या बुक बताओ कौन सी, अगर बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा तो कौन सी बुक से करे? सर बुक जैसे फिजिक्स में तो काफ़ी सारी आती हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आप जो जेई मेंस के प्रीवियस से क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ। सिर्फ वो क्वेश्चन सोल्व कर लो आप। लेकिन क्योंकि- आजकल तो पेपर बहुत ज्यादा इजी आ रहा है। जेई सर- मेंस के लेवल है क्या? सर रीजन अभी जो 2021 में आ रहा है ना सर, हाँ। वो वैसा सेम आ रहा है। हाँ, तो हाँ। उसका एक रीजन है सर सोल्व करने का। अब या तो नीट के 50 क्वेश्चन सोल्व करोगे, हाँ। और या तो जेई मेंस के 20 क्वेश्चन सोल्व करोगे, हाँ, हाँ। जो पहले आते थे। हम्म। तो सर आपके 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज होंगे। तो हाँ। सर जो नीट में क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आप काफी जल्दी सोल्व करोगे, तो टाइम बचेगा, आपको हेजिटेशन भी नहीं होगी पेपर ओके, मतलब जो जेई मेंस के क्वेश्चन है वो कर दे। आईआईटी एडवांस के? नहीं सर, कोई एडवांस के अभी नहीं करना। अभी तो जरूरत नहीं है सर ठीक आईआईटी है। एडवांस। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैं तो ये बुक ये बोलता हूँ, बुक आप बताओ, आपकी तरफ से आपने की थी कोई सॉल्व? सर मैंने ऐसे अलग से तो एक की थी, मेरा कजन है उसने दी थी मुझे, अरिहंत की एक बुक दी थी क्वेश्चन करने के लिए। एनसीईआरटी वाली आती है वो, हाँ। सिर्फ एनसीईआरटी में से क्वेश्चन सिलेक्टेड रहते हैं उसके अंदर, कुछ नहीं रहते, वो सोल्व की थी अच्छी सर। थी? हाँ सर, तो काफी। अरियंत की जो ये एनसीईआरटी वाली बुक बता रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक। अरियंत की जो एनसीईआरटी वाली है वो कर देना, और बाकी अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बार बार अपने फॉर्मूलाज लिख के देखो। हाँ सर। उनको डेरिवेशन उनका 1-2-3 बार लिख के देखो, 4 बार 5 बार, और फॉर्मूले को याद करो। हाँ सर। और जो नया पॉइंट मिल जाए वो अपने को उसको- नोट्स में नोट करना हाँ है। सर। तो ये हो गया फिजिक्स का, ठीक। फिजिक्स का अपने टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो मॉड्यूल ओनली, फिर कोई बुक नहीं करनी, मॉड्यूल होगी तो कंप्लीट है आपका सर। फिर कोई बुक नहीं करनी। अगर मॉड्यूल नहीं है, कोचिंग नहीं कर रहे, तो आप जो अरियंत की बता रहे हैं एनसीईआरटी की, वो वाली बुक आप हाँ, कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का बताओ। सर केमिस्ट्री का जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाँ। तो सर ये फुल एनसीईआरटी बेस्ड आता है। हाँ। और फिजिकल में क्या रहता है सर, क्वेश्चंस होते हैं। हाँ। एनसीईआरटी में से वैल्यू तो पेस्ट करेंगे नहीं वो लोग। हाँ, हाँ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन का पैटर्न देख लो कि क्या है फिजिकल में, ओके, वैसे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। आपको मॉड्यूल है तो उससे कर लो, वरना इसकी भी फिंगर टिप सोल्व कर लो। ठीक है। और सर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है, ऑर्गेनिक की कॉपी पेस्ट रिएक्शन आती है एनसीईआरटी से, NCERT डायरेक्ट से, उठ के बिल्कुल, आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, तो सर उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लो। बिल्कुल। और इनऑर्गेनिक का जो पी ब्लॉक है और एस ब्लॉक है, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी। सर ये जो कलरीमेट्री वगैरह होता है, ये सब इसके ओके, और एनसीईआरटी, थियोरेटिकल चैप्टर सारे। थियोरेटिकल सारे एनसीईआरटी से। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जैसा आपको पता चल गया वही, आप अगर केमिस्ट्री में भी एमटीजी फिंगर टिप्स सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कोचिंग का मॉड्यूल है बस वो कर लो। हाँ, अच्छा, इसमें ना केमिस्ट्री में तो मैं खुद भी आपको बताता हूँ। जैसे आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी एमटीजी की चैंपियन है, या एमटीजी की एक और आती है कोई, गाइड मैं बोलता हूँ, इनमें से कोई एक। ज्यादा बुक मत सोल्व करना, गाइड लो या चैंपियन ले लो, एक ले लो बस, ओनली एक। चैंपियन है तो चैंपियन ठीक है, एमटीजी गाइड है तो एमटीजी गाइड ठीक है, बस एक। ज्यादा मत करना, बाकी एनसीईआरटी फोकस हाँ सर, करो। ये अपना पूरा सिलेबस हो गया, सब्जेक्ट वाइज अपने बुक्स कौन सी लेनी है वो हो गया। हाँ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जैसे शेड्यूल पे तो हमें ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए कि सबका अपना अपना इंडिविजुअल शेड्यूल है। कोई लेट उठता है, हाँ, कोई जल्दी उठता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ना हाँ, पसंद करता है। लेकिन एक बच्चे के माइंड में ये डाउट रहता है कि कितने आवर स्टडी करनी चाहिए। ये सर ये ऐसा कॉन्सेप्ट थोड़ा रॉन्ग है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। घंटे हाँ। पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है सर, बैठे बैठे नींद भी आने लगती है। हाँ। तो सर मतलब जितने देर पढ़ो थोड़ा ढंग से पढ़ लो। हाँ। जैसे मैं तो ऐसे पढ़ता था, केमिस्ट्री 1 घंटा पढ़ा, फिर हाँ। उठा, फिर हाँ। 10-20 क्वेश्चन सोल्व किए, हाँ। फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर हाँ। 10-20 क्वेश्चन सोल्व किए, फिर 1 घंटा, तो 3 घंटा केमिस्ट्री जैसे पढ़ लिया मैं। हाँ। अब 2 घंटा लगातार बायो पढ़ूंगा विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके। और फिर जो आखिरी में थोड़ा बोर होने लगेगा सर बायो से, हाँ। तो सर फिर क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फिर से फिर इंटरेस्ट आ question solve जाएगा। कर दिया। हाँ,
फिर सर क्वेश्चन सोल्व करते सर फिर फिजिक्स का मेरा ऐसे रहता था, मैं रात में पढ़ता था, हाँ, तो मैं फिजिक्स रात में सोल्व करता था सर, और सब मैं दिन में पढ़ता था। मतलब हाँ, फिजिक्स रात में सोल्व करते थे और केमिस्ट्री और बायो ये दिन में सोल्व करते हाँ थे। सर। ठीक है, अच्छा टाइम टेबल में फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, जैसे वैसे तो बहुत ज्यादा हमने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई सजेशन हो कैसे से टाइम सेट सर कर सकते मेरा हैं? ऐसे मानना था कि मैं 2 बजे से 5, मतलब जो नीट का टाइम होता है अगर चेंज होता है फ्यूचर में, हाँ, वरना जो नीट का टाइम है उस टाइम आप एकदम एक्टिव रहो, एकदम एक्टिव, क्वेश्चन सोल्व करो या पॉसिबल है तो क्वेश्चन सोल्व क्वेश्चन करो। सोल्व करो, और उसके पहले आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना है पढ़ना है आपका, जैसे जब सही लगता है। जैसे कुछ लोग सुबह बायो पढ़ते हैं, हाँ हाँ, तो जैसे पढ़ते हो वैसे बस 2 से मतलब 5 फिक्स कुछ नहीं कि आपको सुबह उठते ही बायो ही पढ़ना है या नहीं। केमिस्ट्री हाँ पढ़ना है या नहीं, फिजिक्स ही हाँ पढ़ना, सर, कुछ भी पढ़ो। कुछ भी पढ़ो सर। ओके। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चा जैसे अगर स्पेल बना करके पढ़े, जैसे आप बता रहे थे हाँ कि सर। मैंने फिक्स कर दिया भाई 2.5 घंटे या 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ना है, भाई 1 घंटा थियरी पढ़ लिया या एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1 घंटा पढ़ दिया फिर थोड़ी देर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे हाँ केमिस्ट्री, फिर 2.5 से 3 घंटे बायो, हाँ फिर 2.5 से 3 घंटे फिजिक्स, ऐसे पढ़े, सर फिजिक्स मतलब में, स्पेल बना के पढ़े। हाँ फिजिक्स में सर थ्योरेटिकल चीज़ों पे थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए, जो काफ़ी लोग देते हैं। थ्योरेटिकल काफ़ी ज़्यादा पढ़ते जाते हैं। आप फॉर्मूला बेस थोड़ा पढ़ोगे और थोड़ा सा थ्योरेटिकल, तो जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे थ्योरेटिकल अपने आप कवर होते जाएगा आपका उसमें। ओके ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें फिजिक्स फिजिक्स में, में, हाँ ठीक है। सर। अच्छा इसके बाद अंकित, ये हो गया अपना टाइम टेबल भी हो गया और कितने आवर स्टडी करना वो भी हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेन पॉइंट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, रिवीजन। हाँ सर। रिवीजन कैसे करना है? सर रिवीजन जैसे नीट, सबसे पहले तो आप रिवीजन की इंपॉर्टेंस बताओ कि रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे करना चाहिए। सर रिवीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि आखिरी में अगर आपने पूरे साल पढ़ा है, आखिरी में आपको वो चीज़ याद ही नहीं आई, तो जैसे आप हर रोज 2 या 3 घंटे जिस चीज़ में देते थे वो तो वेस्ट हो गया आपका। हाँ। आखिरी टाइम पे तो याद ही नहीं आ रहा है आपको। तो सर रिवीजन की यही सबसे बढ़िया चीज़ है कि जो आप पढ़े हो उसका निचोड़ निकाल के यूज़ कर पाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। रिवीजन का ये रहता है। और सर रिवीजन मैं ऐसे करता था, जैसे या तो क्रैश कोर्स जैसे आपका रहता था तो वो वीडियो देख लिया, या फिर बायो में क्या रहता था अंडरलाइन करता था मैं, सिर्फ वो पॉइंट्स को ऊपर ऊपर देखते जाता था और बगल वाला थोड़ा बड़ा पढ़ लेता था, क्योंकि मैं वही अंडरलाइन किया था जो मेरे को नहीं आता था। बिल्कुल बाकी तो याद है मुझे थोड़ा। हाँ, जो याद है वो आपको अंडरलाइन करने की और बार बार रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सर, और एक ऐसे रहता है जैसे कुछ लोग क्या करते हैं चैप्टर को शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। वेरी गुड। तो ये सर आया, ये पॉइंट मुझे भी पसंद है। सर बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे, बीच तक पहुंचेंगे, बोर हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। हाँ। जबकि अच्छी वाली जो चीज थी मेन वो आखिरी में थी, आखिरी में। तो सर उसको उल्टा पढ़ना शुरू करो वहां से। वेरी गुड, आपने देखा, मैं भी आपको बहुत बार वीडियो में बोलता हूँ कि आप यार पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो और या इतनी स्पीड से पढ़ो कि स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट ना हो। ये 2 में से एक करो, या तो तेज पढ़ो या पीछे से पढ़ो। पीछे से पढ़ो ना, जब हमें पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, ये सबको पता है यार। पीछे से क्वांटम नंबर से स्टार्ट करो। हाँ सर, बिल्कुल यही ना। बिल्कुल तो सर। आपने सुना अंकित, सबसे पहले तो आपको ये बोल रहा कि आप ना मेन पॉइंट पहले पढ़ो, क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं ना स्टार्टिंग तो एनर्जेटिक होते हैं, हाँ पता नहीं सर, आज क्या कर दूंगा, वही सर। और लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के बाद डाउन हो जाते हैं, हाँ बोर सर, हो जाते हैं। बिल्कुल तो इसलिए आप स्टार्टिंग से मतलब लास्ट से स्टार्ट करें, ठीक। फिर इसके अलावा और कोई रिवीजन के लिए टिप्स? सर रिवीजन के लिए जैसे या तो आपके खुद के नोट्स होंगे, या फिर नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। हाँ। तो फिजिकल के सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करते जाओ, क्योंकि पूरे साल तो आपने ढंग से पढ़ी है। हाँ। ऑर्गेनिक के चार्ट्स बना लो हाँ। जिसमें एक दूसरे से लिंक हो। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन लिख लो जिसमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, ऐसे सर्कल बना के रिएक्शन लिख दो सारी। ओके। ठीक है सर। और फिजिक्स में फॉर्मूले आपने लिखे थे जैसे मैंने बताया था, मैं लिख के प्रैक्टिस करता था। और सर बायो तो पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, जो अंडरलाइन है या फिर वो पढ़ लो। बिल्कुल। तो सर पूरा रिवाइज हो गया आपका, तो सर पूरे फुल टेस्ट पेपर दो उसके बाद, फुल टेस्ट। ओके। उसके बाद जो चैप्टर वीक लगे उसको वापस थोड़ा सा ढंग से पढ़ो वैसे। अच्छा एक बात बताओ अंकित, ऐसा है भाई, मेरा एक मानना, जैसे आप तो खुद बायो के स्टूडेंट हैं और मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस ही ये बोलती है कि जो चीज़ हम 72 आवर्स में हाँ सर। 3-4 बार देख लेते हैं वो हमेशा जिंदगी भर के लिए हाँ, बिल्कुल। याद हो जाती है। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि आज जो आपने पढ़ा है तो नेक्स्ट 3 डेज में, चाहे भले ही आप उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, थ्योरी रिवाइज मत करो, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जैसे पेज पलटते हुए रिवाइज कर लो। एक तो 3 दिन में ये रिवाइज करना है, फिर वीकली, फिर मंथली, और फिर 3 मंथ के बाद, और फिर 6 मंथ में। मैं तो ऐसे बोलता हूँ रिवीजन का, ये तो मेरा प्लान बताया मैंने, ये मेरा प्लान है। हाँ सर। लेकिन आप अगर इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहिए या कुछ आपका स्पेशल ऐसा हो जो बच्चों की हेल्प कर सके। सर ये जो आपने बोला है एकदम साइंटिफिक है सर, इसको स्पेस्ड रेपिटेशन बोलते हैं।
तो ओके। सर इसमें जैसे आप देखोगे किसी चीज को तो उस चीज की इमेज बनती जाएगी आपके दिमाग में। हाँ, जैसे और फिर आप- याद आ जाएगा यार ये तो है हाँ, ना, ये फॉर्मूला था ना, मुझे वही। लेफ्ट वाले पेज पे नीचे लिखा हुआ है। हाँ, तो सर स्पेस रेपिटेशन का ये फायदा रहता है, अगर आपको कुछ याद भी नहीं आ रहा है हाँ। पेपर में तो आपको उस पेज की इमेज याद आ जाएगी। बिल्कुल। तो उसमें से आप उसको निकाल लेना फॉर्मूले को और फिर यूज करके लिख लेना। बिल्कुल। तो 3 डेज में तो करना ही करना है, उसके बाद फिर कितने दिन में सर रिवीजन एक करेंगे आप? हफ्ते बाद करो, जैसे अगर आपके पास फोन में टाइम टेबल है तो बेस्ट है। हाँ। वरना हार्ड कॉपी होती है टाइम टेबल पे, उस पे मार्क करके रखो कि इस दिन ये रिवाइज करना है, इस दिन ये रिवाइज करना है, इस दिन इतने, और हर एक चीज को प्रॉपर टाइम देना है। ऐसे नहीं कि इसको जल्दी खत्म कर देता हूँ फिर 3 घंटा बायो पढ़ूंगा, ऐसे नहीं करना सर। ओके। हाँ सर। अच्छा, मतलब धीरे धीरे करना, मतलब जब आप पढ़ रहे हो ना, देखो ये बात बहुत अंकित ने बहुत डेप्थ की बात बोली है कि अगर आप एक बार पढ़ने बैठ गए ना, जैसे रिवीजन करने ही बैठ गए, तो तसल्ली से रिवीजन कर लो। ऐसे नहीं कि उड़ना नहीं है, बिल्कुल उड़ाना नहीं है सर। हाँ, 1 घंटे में कर दूंगा खत्म, तो 1 घंटा भी चला जाएगा और वो खत्म भी नहीं होगा, खत्म, और कुछ समझ भी नहीं आएगा। समझ में भी नहीं आएगा। वेरी गुड। अच्छा, रिवीजन का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक तो तसल्ली से करना है हाँ सर। और एक पीछे से स्टार्ट करना है, हाँ सर। इंपॉर्टेंट से स्टार्ट करना है। और रिवीजन मेरे ख्याल में मैं ये बोलता हूँ बच्चों को फास्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन करने बैठेंगे एक एक धीरे 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 ऐसे नहीं सर, वो तो सर आप पूरे साल ही पढ़े हो, रिवीजन भी वैसे करने लगे तो फिर रिवीजन थोड़ी बोलेंगे, उसे वापस पढ़ना होगा वो। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ये हो गया हमारा रिवीजन, मतलब जो हम रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में। लास्ट में कितने डेज चाहिए रिवीजन के लिए भाई? कितने दिन पहले बच्चा अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले? सर अगर आप पूरे साल पढ़े हो तो आखिरी के 10 दिन पहले 15 या 20 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 11 12 का मिला के, अगर सही से रिवाइज किया और अच्छे से पूरे पढ़ा। साल ढंग से पढ़ा। सर मैं तो 15-20 दिन में कंप्लीट किया था 11 12 का सिलेबस। ओके। फिर आखिरी के 10 दिन में नीट से पहले 5 दिन क्वेश्चन लगाया मैं सर, उसके बाद 5 दिन बाद बंद कर दिया क्वेश्चन लगाना। ओके। ताकि अगर लास्ट के 5 दिन में क्वेश्चन नहीं नहीं लगाए लगाए सर, क्योंकि गलत होगा फिर से डिमोटिवेट। एक बार मैं बच्चों को बता देता हूँ, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। देखो एग्जाम जैसे है ना, मान लो आपका ना 10th को है, आपका मान लो 10th को एग्जाम है, तो 5th से आपको क्वेश्चन लगाना आपने बंद कर दिए थे। हाँ सर। हाँ, तो सर 5th से जो फॉर्मूले मैंने लिखे थे या हाँ। फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स में हैंडबुक वगैरह मिलती है सर, हाँ। तो वो हैंडबुक एक बार ऊपर ऊपर से देख ली, रिवाइज कर ली। हाँ। बस आखिरी 5 दिन में इतना ही, और आखिरी के 1 दिन में कुछ नहीं सर, एकदम रिलैक्स। ओके। आखिरी के 1 दिन में कुछ नहीं करना। अच्छा, एक पॉइंट और, आपने भी सुना होगा, मेरी वीडियोज आप देखते थे तो, हाँ सर। मिस्टेक मैं बोलता था, मिस्टेक लिखो। हाँ सर, वो मैंने बताया ना सर, वो जहाँ फॉर्मूले लिखता था मैं केमिस्ट्री के, हाँ। तो सर वो मिस्टेक कॉपी पीछे से मेरी मिस्टेक कॉपी बनाया था मैं सर उसको। ओके। आगे थोड़ा, क्योंकि फॉर्मूले गलत वगैरह तो ज्यादा नहीं होंगे, जैसे 50-100 बताया मैं आपको, बिल्कुल। तो आगे आ जाता था, पीछे से उसको फोल्ड करके तीनों चीज की सर वो मिस्टेक्स पीसीबी की तीनों की करनी हाँ है। सर। अच्छा, आप एक बात बताओ, मिस्टेक जो आप नोट डाउन करते थे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते थे, टेस्ट से करते थे, या अपने कोचिंग के मॉड्यूल या बुक से करते थे? कहाँ की मिस्टेक्स पे आप ज्यादा फोकस करते थे? सर देखो, मैं जो मॉड्यूल सबसे पहले मैं मॉड्यूल सोल्व करता था सर, तो सर मॉड्यूल में जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने गलत किया, जैसे मैं मॉड्यूल 2-3 बार सोल्व करूंगा तो पहले एक बार स्टार लगाऊंगा सर उस पर, अगली बार भी सेम क्वेश्चन गलत किया 2 बार स्टार लगाऊंगा, तो ऐसे जितनी बार सोल्व करूंगा जितनी बार गलत करूंगा उस पर स्टार लगता जाएगा सर। हाँ, लेकिन वो मिस्टेक वाली कॉपी में आएगा? हाँ सर। कब आएगा सर वो क्वेश्चन नंबर उसी दिन आ जाएगा और उसके ऊपर एक स्टार आएगा हाँ, only। क्वेश्चन नंबर। लेकिन जैसे है ना, बार बार एक क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है आपसे, एक बार भी हुआ, 2 बार भी हुआ, 3 बार भी हुआ, सर फिर वो उसका कौन से टाइम में आपकी मिस्टेक में नोट डाउन हो जाएगा कि सर ये जैसे मिस्टेक है? पहली बार में तो मिस्टेक ऐसे भी हो सकती है कि जल्दी जल्दी में आंसर गलत कर दिया, वैसे सर या तो 2-3 बार अगर कुछ गलत हो रहा है तो हाँ। कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ है सर, हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट को लिख लो वहाँ पे कि ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में मैं बार गलत बार कर रहा हूँ, मिस्टेक कर रहा हूँ। हाँ। वेरी गुड। तो सर ये कॉन्सेप्ट लिख लेता था वहाँ पे मैं। तो मॉड्यूल का तो ऐसे हो गया, ठीक है। सर उसके बाद जो टेस्ट पेपर होते थे, हाँ। तो टेस्ट पेपर में भी सेम, जैसे टेस्ट दे के आए, गलत हुआ उसको लिखा, या तो सोल्व हो जाएगा खुद से कि क्या गलती हुई थी, जल्दी जल्दी में गलत किया था। अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो वो फिर से उस कॉपी में आ जाएगा, तो उससे कॉपी भी नहीं भरेगी सर आपकी, हाँ। और जो सच में गलत हुआ था वही आ पाएगा आपकी कॉपी में। वेरी गुड। और प्रीवियस ईयर में? सर प्रीवियस ईयर में भी सेम रहता था जो मॉड्यूल वाला है। ओके ओके। मतलब प्रीवियस ईयर में भी जैसे आप 1-2 बार क्वेश्चन कर रहे हो, 3 बार क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार जो मिस्टेक हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को ही उस शॉर्ट में वहाँ पे हाँ, नोट कर दो। ये मिस्टेक का हो गया। शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने? सर शॉर्ट नोट्स पे मेरा ये मानना है कि सर मैं खुद से टाइम खराब नहीं करता था, जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया आपको, मैं रिएक्शन फ्लो चार्ट्स बनाता था सर, हाँ। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, फ्लो चार्ट्स में कवर हो जाता था सब कुछ। फिजिक्स में बताया सर वो फॉर्मूले में, मेरे ख्याल में जो हम मिस्टेक लिख रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स ही तो है। वही है सर, जो आपकी मिस्टेक हो गई वो आपने नोट डाउन कर ली, हाँ सर। तो वो शॉर्ट नोट्स ही तो। इसके अलावा और शॉर्ट वही। नोट्स, कहीं फॉर्मूला मिस्टेक हुआ फॉर्मूला आ गया, कहीं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई है कॉन्सेप्ट आ गया, रिएक्शन मिस्टेक हो रही है रिएक्शन आ गया, बायो कोई पॉइंट है वो आ गया, हाँ सर। तो वो हमने लिख ही लिया। बार बार शॉर्ट नोट्स की क्या जरूरत है? शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये है मानना नहीं है, आपका? नहीं है सर। अच्छा, इसके अलावा
स्टूडेंट्स को जैसे हमने शेड्यूल पे, टाइम टेबल पे, बुक्स पे, रिवीजन पे, शॉर्ट नोट्स पे, मिस्टेक पे सारी बातें कर दी, टेस्ट पे। अच्छा अब टेस्ट पे आ जाते हैं, आप टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करते थे? सर टेस्ट में जैसे ऑफलाइन हमारे टाइम में सर थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन चलता था और कुछ ऑनलाइन लास्ट में ऑनलाइन चला हाँ था। सर, आपके टेस्ट ऑनलाइन दिए थे मैंने, बाकी ऑफलाइन देता था काफ़ी सारे टेस्ट। हाँ तो सर ऑफलाइन में क्या होता था, जो 3 घंटे का टाइम है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करते थे। हाँ। वही बायो से, मैं भी बायो से शुरू करता था सर, बायो केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। ओके। या फिर मैं पेपर जब ओपन करता था, हाँ। फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिख गए मुझे कि अभी सोल्व हो जाएंगे ये, हाँ। तो उसी टाइम सोल्व कर लेता था सर उनको। हाँ। कि अब कम हो गए मेरे पास क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, फिर बायो सोल्व करता था, फिर केमिस्ट्री और फिर मतलब physics। ऐसा नहीं कि पूरा फिजिक्स करते थे, नहीं, 2-4 क्वेश्चन अगर दो मन किया चार तो। जैसे जिन पे आंख पड़ गई कि ये वाला तो हो जाएगा, तो वो सोल्व कर दिया ऐसे। अच्छा एवरेज बच्चे को मेरे ख्याल में ये रेकमेंड नहीं करना चाहिए, नहीं, क्योंकि आप तो नहीं। यार ज़्यादा अच्छे से पढ़ते थे। एवरेज बच्चे को तो मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं यहाँ पे आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि पहले बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, यही रखें। हाँ सर ये रखो, पर अगर कोई बच्चा ऐसे पढ़ रहा है तो सर उस, क्योंकि अब आजकल नीट में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं सर। हाँ हाँ तो बिल्कुल। हो जाएंगे काफ़ी लोग से। अगर ऐसा करना चाहते हो तो पहले ट्राई करना, डायरेक्ट नीट में मत करना ये। हाँ हाँ तो बिल्कुल पहले बिल्कुल, मतलब देख, पहले प्रैक्टिस पहले करना है यहाँ पे हाँ कोचिंग डायरेक्ट, टेस्ट हाँ में। अप्लाई नहीं करना सर नीट में, मैं तो ये पहले देख लिया अब ये करूँगा, नहीं। हाँ पहले देख लो, हाँ सूट कर रहा है तो करो, वरना हाँ वही बायो से शुरू करो सर। बिल्कुल। अच्छा अब ठीक है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ऑलमोस्ट यही पैटर्न सबका रहता है ये। अब मैं एक बात आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा टेस्ट में कम मार्क्स आए, हाँ सर। तो आप क्या करते थे उस टाइम? सर मेरे जैसे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, 550 आए थे जैसे मम्मी ने बताया था आपको। तो सर मैं उस टाइम क्या करता था, अपने दोस्तों से पहले बात करता था। हाँ कि आपके कितने आए। हाँ आपके कितने आए, उसके भी उतने आए या फिर उसके ज़्यादा आए, तो मुझे मोटिवेट कर देता था या समझा देता था। हाँ। अगर अच्छे मार्क्स आए तो सर जैसे संडे को हमारे टेस्ट होता था, हाँ। तो टेस्ट के बाद मैं वापस पढ़ने नहीं बैठता था सर। हाँ। या तो कहीं घूम लिया थोड़ा, या हाँ। फिर कुछ मूवी वगैरह देख ली। हाँ। तो सर थोड़ा मतलब रिलैक्स करता था टेस्ट के बाद में, और अच्छा। फिर शाम को जब रिलैक्स हो गए फिर उसकी जो गलतियाँ हुई वो लिख लेता था सर। मिस्टेक लिख लिया, एनालिसिस हाँ कर लिया। सर। तो टेस्ट का एनालिसिस करना उसी दिन है। हाँ सर। लेकिन आप है ना क्या करो, टेस्ट दे करके आए पहले रिलैक्स कर लो, रिलैक्स कर लो खेल सर। लो, अपनी कोई हॉबी है, हाँ सर। मूवी देखना है, टाइम पास करना है, मम्मी पापा से बात करना है, वो कर लो। हाँ सर। फिर आप एनालिसिस करो। हाँ सर। ठीक है, ये टेस्ट का हो गया। तो फिर टेस्ट में जैसे मिस्टेक्स होती थी आपकी, हाँ भाई सर। कभी ऐसा हुआ होगा, पहले आज आपकी 5 मिस्टेक हुई, कल 10 हुई, तो 12 भी हो गई। हाँ सर। तो उस टाइम पे आप क्या करते थे फिर मिस्टेक्स को? सर जैसे जैसे मेरी मिस्टेक्स बढ़ने लगती थी, तो कुछ जैसे चैप्टर वाइज होते थे पहले टेस्ट, तो जैसे जैसे मिस्टेक बढ़ती थी सर, तो उन मिस्टेक्स को पहले मैं देखता था कि हो क्यों रही है ये गलतियाँ। तो सर ज़्यादातर टाइम निकल के आता था कि या तो मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, हाँ। या फिर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो रहा है, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस की वजह से। हाँ तो सर फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको देखता था कि हाँ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, तो उसके थोड़े क्वेश्चन करता था। और सर फिर धीरे धीरे आखिरी में नीट के आते तो सर ओवर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, उसके बाद ढंग से होते थे सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा ये टेस्ट की भी बातें हो गई भाई, टेस्ट में भी यही बताया है कि आप एक तो है ना टेस्ट का एनालिसिस करो, टेस्ट के उसी दिन क्या क्या मिस्टेक हुई है, क्यों हुई है, फिर उसके बाद टेस्ट में जो मिस्टेक हुई है वो नोट डाउन करो, नेक्स्ट टेस्ट से पहले रिवाइज करके जाओ, तो ऐसे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। अब टेस्ट की बात हो गई। अच्छा इसके अलावा अगर आपका कोई और पर्सनल सजेशन, मेरी तरफ से मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपसे पूछ लिए। सर पढ़ाई का तो पूरा बता दिया है, बाकी एक ही बात मन में रखो कि कॉलेज की एक ही सीट चाहिए हम लोग को। कुछ दिक्कत वगैरह नहीं, और कॉलेज में जाके अभी पढ़ लो जितना पढ़ना है, कॉलेज में जाके पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन टेंशन नहीं होगी। टेंशन नहीं होगी सर। टेंशन यहाँ पे पॉजिटिव कंपटीशन रहने वाला है वहाँ पे। देखो मैं तो यार अंकित, जैसे मैंने आपके बारे में बताया था, आपकी मम्मी को तो ना मैंने साफ साफ ये बोल दिया था कि अंकित एम्स दिल्ली में जाएगा, मैंने बता दिया था ये। ठीक, तो फिर मैंने बाद में ये भी बोला था अब एम्स तो हो गया कैंसिल, क्योंकि आप में जो कैपेबिलिटी थी रीजनिंग की थी, आपका एप्टीट्यूड अच्छा था, मतलब आपकी समझ अच्छी थी, आप में डॉक्टर के कैरेक्टर थे, ये चीजें थी आप में। फिर मैंने बोला था मैं अब एम्स दिल्ली की तो नहीं बोल रहा, क्योंकि नीट हो गया था, नीट में तो ऐसा है भाई कोई भी चला जाता है, रटने वाले भी जाते हैं, अब टॉप 50 में रैंक कोई भी ले आता है, जब 720 4 5 बच्चे ला रहे तो क्या मतलब है। तो बात ये है मेन भाई, एक डॉक्टर बनने के लिए जो मैंने आप में देखा, और जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टॉप कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, एवरेज कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, आप में सिंपल एक चीज होनी चाहिए, करेक्टर होने चाहिए डॉक्टर के। अगर डॉक्टर के करेक्टर आप में है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब उन करेक्टर्स की आपके अंदर कितनी डेप्थ है, उतने ही अच्छे कॉलेज में आप जाओगे। जैसे डिसिप्लिन है भाई, आपका अपने एम के प्रति डेडिकेशन है, आप साइलेंट रहते हैं, आप अपनी पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई पे लगाते हैं, ये सारे करेक्टर अगर आप में होंगे तभी आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। फोकस होकर के पढ़ाई करना है कि भाई वहाँ पे भाई आपको ऑपरेशन करना है, जब पूरे फोकस के साथ करना पड़ेगा, तो यार ये ऑपरेशन ही तो कर रहे हो, जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, ये ऑपरेशन ही तो है। जो मिस्टेक हो रही है उनका एनालिसिस करना, ये ऑपरेशन ही तो, और क्या है। तो आप में डॉक्टर के करेक्टर होने चाहिए,
ठीक, तो ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा फिर भी अगर आप कोई मोटिवेशनल बात लास्ट में अगर बच्चों को कहना चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया। सर लोग मतलब ऐसा है कि मैं जो देख रहा हूँ सर उनको ये बोलना चाहता हूँ कि सब चीज़ करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ रहा है ज़िंदगी में। हाँ। सब चीज़ करने का मौका मिलेगा, समझ रहे हो? थोड़ा सब- टाइम आएगा सर उसका करने का। सब हाँ। जैसे मेरे को भी ये लगता था कि पढ़ रहे हैं, सर कॉलेज में जाने के बाद पता चलता है कि मस्ती का भी उतना ही टाइम मिलता है, पढ़ने का भी टाइम मिलता है। बिल्कुल सब चीज़ का टाइम मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट में ना जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मेनली एएफएमसी के लिए देख रहे हैं, तो कोई एक दो बातें और ऐसे ही बताओ यार जो इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जिससे बच्चे एएफएमसी के लिए मोटिवेट हो। सर एएफएमसी में आने के बाद आपको राइफल दी जाएगी, राइफल चलाना सिखाया जाएगा आपको। राइफल कैसी फर्स्ट ईयर में ही सिखा दिया? फर्स्ट ईयर में हमें सिखा दिया सर, राइफल कैसी होती है, कहाँ से खुलती है, कहाँ से गोलियां डलती है, मैग Very कैसी good होती यार। है। सर टैंक मिलेंगे, असली वाले टैंक मिलेंगे वहाँ पे, तो टैंक देख सकते हो कैसा दिखता है। हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे असली वाले, तो वो सब देख सकते हो। और बाकी ड्रिल्स कराई जाएंगी आपको, एनसीसी की एक अलग से यूनिफॉर्म मिलेगी जिसमें आप परेड वगैरह करोगे। आर्मी की फील करवा देंगे मतलब। आर्मी की फील करा देंगे। अगर आपका है ना एम है आर्मी में जाना, आर्मी विद मेडिकल, तो एएफएमसी से अच्छी जगह नहीं मेरी ख्याल में। हाँ सर। और कुछ एएफएमसी की तरफ से? बाकी सर ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है, थैंक यू अंकित, आपने अपना टाइम दिया। इंटरव्यू लंबा रहा, लेकिन आपके इंटरव्यू में वो सच्चाई झलक रही थी जो आपको एएफएमसी पुणे तक लेकर के गई है। और मेरा ये मानना है, अगर आपके इस इंटरव्यू से जो बच्चे अभी इसको देख रहे हैं, अगर वो भी सच्चाई के साथ मेहनत करेंगे, भाई पूरे डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करेंगे, और एएफएमसी में जाकर के जब उनका साइकोलॉजी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, तो उसमें सच बोलेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे, तो उनको एएफएमसी जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। तो आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कोई अगर आपका डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। अंकित रेडू खुद आपके कमेंट का रिप्लाई करेगा। हाँ सर। ठीक है अंकित, ये हाँ। जिम्मेवारी मैं आपको दे रहा हाँ हूँ सर। इस वीडियो की, कि इस वीडियो में अगर बच्चों का एएफएमसी से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो अंकित उसका रिप्लाई करेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछना अपनी ईमानदारी से। और बाकी काम आपका, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आप डेफिनेटली जाओगे। और लास्ट में सबको कमेंट सेक्शन में एक बार अंकित को इतने अच्छे और ऑनेस्ट इंटरव्यू के लिए थैंक्स जरूर बोलना है। थैंक यू, बाय बाय।